हे गाइस, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आ चुके हैं सीए फाउंडेशन मैराथन में। तो दिसंबर 2021 सीए फाउंडेशन एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड मैराथन सीरीज जो हमारी चल रही है, उसमें मैथ्स एलआर स्टैट्स के अंदर आज मैं आपके सामने 3 टॉपिक लेकर आया हूं। और आज फिर से हमारा टारगेट है सर 10 नंबर को कवर करने का। तो पिछले 2 लेक्चर से आप लोगों को अगर ध्यान हो तो वी आर कवरिंग 10-10 मार्क्स। जैसे पहले में हमने एलआर के 2 चैप्टर लिए 10 मार्क्स, देन दूसरे लेक्चर में फिर से एलआर के 2 चैप्टर लिए 10 मार्क्स। और आज हम लोग सर इंडेक्स नंबर, इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटी मिलाकर ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स का इन तीनों में से भी मिला के आता है, तो वो भी करने वाले हैं सर। ठीक है, तो आने वाले 2 घंटे के अंदर सर मैं आपको ये तीनों चैप्टर्स एकदम सुपर फास्ट बुलेट स्पीड में रिवाइज करवाऊंगा। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर, हम लोग वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करूंगा मैं उन चीज़ों को जिनका कवरेज सर ज़्यादा मुझे लगता है और जिनका इंपॉर्टेंस मुझे पेपर में ज़्यादा लगता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए सर, तो शुरू करते हैं फटाफट। लेट्स बिगिन क्विकली। ये रहा सर आपके सामने सबसे पहले मैराथन का पूरा टाइम टेबल। तो दिस इज द टाइम टेबल ऑफ योर एंटायर मैराथन शेड्यूल, जिसमें सुबह 7 बजे से इंद्रेश सर चालू करते हैं तो रात को 9 बज के 10 मिनट से 11 बज के 10 मिनट मैं समाप्त करता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप सारे सेशंस अटेंड करें, लेकिन ये आपके सामने सारी सर्विंग है। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या यूटिलाइज करना है। हाँ, कई सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था सर, हम लोगों को क्या होता है सर, कुछ कुछ टॉपिक में जरूरत होती, कुछ में नहीं होती। तो आप सर पहले ही दिन बता देना कि आप कौन से दिन क्या टॉपिक करवा रहे हो। तो भाई मैंने पहले ही दिन बता भी दिया था और आज फिर से तुमको बता दूंगा कि मेरे पूरे मैराथन शेड्यूल में किस किस दिन में क्या करवाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करूंगा मैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ। तो माय नेम इज प्रणव पोपट, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, एजुकेटर बाय पैशन। दिल से रे, दिल से रे, क्वालिफाइड सी ऑल द लेवल्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। एम है आपके दिमाग से मैथ्स और स्टैट्स फोबिया रिमूव करना। एंड आई वर्कड एट विप्रो लिमिटेड आफ्टर क्वालिफाइड एंड एजुकेटर फॉर मैथ्स एलआर स्टैट्स एट योर फाउंडेशन लेवल। और इंटरमीडिएट लेवल पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए आपका इंतजार कर रहा हूं। जल्दी जल्दी आप क्रैक कीजिए और वहां आ जाइए। सो दिस इज द शेड्यूल ऑफ माई एंटायर मैराथन ऑफ दिस सीरीज, जिसमें कि आप देख सकते हो 29 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक कौन कौन सी चीजें मैं कवर करने वाला हूं, वो सारा आपके पास इस टेबल में लिखा हुआ है। अभी तक सर हमारे 2 लेक्चर हो गए हैं और आज हमारा दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है। 1 दिसंबर के दिन सर हम लोग ये 3 टॉपिक्स कर रहे हैं। अगेन वी आर गोइंग टू कवर 10 मार्क्स जस्ट लाइक अवर लास्ट 2 लेक्चर्स। Tomorrow we are going to cover measures of central tendency and dispersion including frequency distribution, मतलब आपका statistical description of data वाला पार्ट भी आ जाएगा। So this all will cover 17 marks। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल का भी, आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी मोड की बात करूँ तो भाई सीए फाउंडेशन की क्लासेस आपकी यूट्यूब लाइव, अनअकैडमी स्पेशल क्लास, इन सब की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती है। इस रिसोर्सेस इस जगह पर मिल जाते हैं www.livedaily.me। यहाँ पर सारा अपडेट करवा चुका हूँ मैं, कौन सी लिंक कोई भी सेशन हो रहा है सारी लिंक यहाँ पर ऐड करता जा रहा हूँ। प्लस और आइकॉनिक 2 तरीके के सब्सक्रिप्शंस हैं। ये आपका कोड है सीए प्रणव, आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है। आप लोग तो सीए इंटरमीडिएट में भी आने वाले हो, तो सीए इंटरमीडिएट में भी भाई मेरा कोड लगा के सब्सक्रिप्शन जरूर ले लेना। CAPRANV इज माई कोड। तो चलिए सर अब शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अपने सारे भाइयों बहनों यारों दोस्तों को बुला लिया है। तो क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? एक बार लाइव चैट में फुल जोश के साथ बताइए, यस सर वी आर रेडी। 1 2 3, हाउस द जोश, हाय हाउस द जोश, हाय हाउस द जोश, हाय। चलिए सर शुरू करते हैं। इंडेक्स नंबर से शुरुआत करूंगा सबसे पहले, फिर इक्वेशंस में जाऊंगा, फिर लीनियर इनइक्वालिटी में जाऊंगा। इंडेक्स नंबर सर क्या है? इंडेक्स नंबर एक्चुअली एक कैलकुलेशन है, बट वो एज अ डिवाइस काम आता है। जब कोई भी इंटरेस्टेड होता है ना कैलकुलेशंस के कंपैरिजन में, जैसे कि प्राइजेस बढ़े या घटे, तो वी आर कंसर्न अबाउट परसेंटेजेस। तो इंडेक्स नंबर एक आइडिया था जो ये बोलता था कि यार क्यों ना मैं जहां से कंपैरिजन कर रहा हूं उसको 100 मान लूं, ताकि जहां मैं पहुंचा हूं अगर वहां 135 हो गया तो मैं तुरंत बता सकूं हाँ 35% बढ़ा। क्या होता है, हर चीजों की वैल्यू अलग अलग लेवल पर होती है। कॉमन परसेंटेज बेस पर लेकर आने से उसे कंपेरेबिलिटी अच्छी मिलती है। जैसे रियल एग्जांपल अगर आपकी लाइफ में बताऊं मैं, तो एक होता है WPI। तो बिजनेसमैन इसको लेकर बहुत इंटरेस्टेड रहते, दे वांटेड टू नो कि चीजों के जो कमोडिटी के जो WPI मतलब होलसेल प्राइजेस वो कितने चेंज हो रहे हैं, कितने ज्यादा हुए कितने कम हुए। तो एक पर्टिकुलर जैसे 2012 को बेस ईयर मान लिया, 2012 से लेकर 2020 तक में अभी तक कितनी चीजों का प्राइजेस कितने परसेंट से चेंज हो गया, वो उसके इंडेक्स को देखकर समझ में आ जाएगा। सिमिलरली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब आपके आपके मेरे जैसे कंज्यूमर्स लोग जो प्राइस के लिए मतलब हमारे लिए जो रेलेवेंट होता है प्राइस, कंज्यूमर प्राइस, कहीं ना कहीं ये मेजर ऑफ इन्फ्लेशन मिलता है आपको इससे कि चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं जो एक आम आदमी खरीदने जाता है। फिर आता है शेयर मार्केट, ये तो भाई बहुत ही पॉपुलर है। निफ्टी, निफ्टी बोलते हैं ना अप एंड डाउन हो गया, निफ्टी क्या है? निफ्टी एक इंडेक्स है।
जो कि एक्चुअली ग्रुप ऑफ बहुत सारे शेयर्स का वैल्यू, एक कॉमन वैल्यू आपको बताता है और साथ में एक कंपैरिजन भी बताता है। जैसे 1995 में निफ्टी चालू हुआ था, उसका बेस वैल्यू 1000 था, तो आज अगर निफ्टी कोई पर्टिकुलर वैल्यू पर पहुंच चुका है तो आप तुरंत बता सकते हो कितने परसेंट से कितने गुना से बढ़ गया है। समझ रहे हो? तो जो चीज 100 रुपए की 95 में थी वो आज कितने रुपए की हो गई है, सिंपल। तो कहीं ना कहीं एक डिवाइस है जो आपको पीरियड ऑन पीरियड रिलेटिव चेंजेस को देखने के लिए मदद करता है। और ना सिर्फ पीरियड ऑन पीरियड, इसका यूज सर प्लेसेस ऑन प्लेसेस भी किया जा सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में मेजरली उपयोग इसका पीरियड ऑन पीरियड के लिए ही होगा। अगला टॉपिक हमारे पास आता है सर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इश्यूज इन इंडेक्स नंबर। इंपॉर्टेंट इश्यूज कि सर जब आपको इंडेक्स नंबर क्रिएट करने जाना है, कौन सी चीजें माइंड में होनी चाहिए, कौन सी समस्याएं आ सकती हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। सबसे पहले डेटा सिलेक्शन। सर डेटा सिलेक्शन मतलब मेरा पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर बनाने का, अकॉर्डिंगली मुझे डेटा सिलेक्ट करना चाहिए। अगर मेरा पर्पस है इन्फ्लेशन निकालना, इन्फ्लेशन को मेजर करना, तो मैं मेरे इंडेक्स में कंज्यूमर प्राइसेस लूंगा। मेरा पर्पस है शेयर मार्केट के मूवमेंट्स को देखना, तो मैं वहां पर बहुत सारे शेयर्स के प्राइसेस लूंगा। तो डेटा क्या सिलेक्ट करना है ये डिपेंड करता है कि तुम्हें जो इंडेक्स बनाना है उसका पर्पस क्या है। दूसरी बात, डेटा तो बहुत सारा होता है, हमको सर कुछ कुछ डेटा चुनकर एज अ सैंपल लेकर जाना है। तो सैंपल करते समय ये ध्यान रखना है कि हमारी सैंपलिंग जनरली रैंडम सैंपलिंग रहे। रैंडम सैंपलिंग करने से डेटा एक्यूरेट आता है। बेस पीरियड, अब दूसरी बात आती है सर कि आपने बोल दिया कि एक बेस से शुरुआत करनी है, उससे कंपेयर करना, तो किसको बेस पीरियड मानूं? कोई भी पीरियड बेस ईयर तभी होना चाहिए जब वो नॉर्मल हो और बहुत पुराना ना हो। दो बातें, नॉर्मल, बहुत पुराना ना हो, मतलब कोई ऐसा अजीब सा ईयर ना हो 2020 2021 की तरह। वेट सिलेक्शन की बात होती है। क्या होता है, जब भी आप इंडेक्स नंबर बनाते हो तो मल्टीपल कमोडिटीज के प्राइसेस का एवरेज लेते हो। तो अब वो एवरेज लेते समय आप कौन सा एवरेज ले रहे हो, प्राइसेस का सिंपल एवरेज ले रहे हो या वेटेड एवरेज ले रहे हो? अगर वेटेड एवरेज ले रहे हो तो वेट क्या सिलेक्ट कर रहे हो, करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट ले रहे हो या बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट ले रहे हो? ये सारी चीजें आपको सर मैटर करती हैं। फिर आता है यूज ऑफ एवरेजेस। अब एवरेजेस के बारे में थ्योरी क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई ज्योमेट्रिक मीन सबसे बढ़िया एवरेज है, क्योंकि आपने भी सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा होगा कि ज्योमेट्रिक मीन परसेंटेजेस के केस में यूज होता है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन सूटेबल तो है, पर मोस्ट वाइडली यूज्ड फिर भी अरिथमेटिक मीन है, बिकॉज अरिथमेटिक मीन इज इजी टू यूज एंड पीपल डू लाइक इजी थिंग्स। रिलेटिव, अब रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है? कंपैरिजन। जैसे कि कोई भी करंट ईयर और कोई भी पुराना बेस ईयर के बीच में अगर प्राइस का रेशियो निकाल रहे हो इंडिविजुअल कमोडिटी का, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस रिलेटिव। ठीक है। दूसरा आता है क्वांटिटी रिलेटिव। तो क्वांटिटी रिलेटिव में यू आर कंसर्न अबाउट द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। तो क्यू एन अपॉन क्यू जीरो, मतलब करंट ईयर की क्वांटिटी बेस ईयर की क्वांटिटी फॉर अ इंडिविजुअल कमोडिटी। तो जब आप इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हो, दैट इज रिलेटिव्स। उन्हीं का ग्रुप बना देते हो, बन जाता है इंडेक्स। फिर दो और शब्द आते हैं सर, लिंक रिलेटिव, चेन रिलेटिव। जब भी लिंक रिलेटिव की बात याद आए तो भाई अगला पिछला ये याद रखो। P1 P0, P2 P1, P3 P0, इनके रेशियोज को हम लिंक रिलेटिव बोलते हैं। रही बात चेन रिलेटिव की, तो चेन में आपका बेस फिक्स हो जाता है P0। तो P1 P0, P2 P0, P3 P0, ये हो गया आपका चेन रिलेटिव। ठीक है सर, फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी आप लिंक रिलेटिव की टेबल, चेन रिलेटिव की टेबल बना सकते हो। अब सीधे सर मुद्दे पर आते हैं, जिससे क्वेश्चन आते हैं कि जब हम इंडेक्स नंबर बनाने जा रहे हैं तो कौन कौन सी मेथड है। पहले सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज के अंदर एक एग्रीगेट है और दूसरा रिलेटिव है, और वेटेड एवरेज के अंदर एक एग्रीगेट है और एक रिलेटिव है। वेटेड एवरेज के अंदर, एग्रीगेट के अंदर चार मेथड्स हैं जो हमको अच्छे से समझनी है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आएगा भी तो इसमें से आने के ज्यादा चांसेस होते भी हैं। हम इस मैराथन में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बहुत तगड़े तरीके से देखने वाले हैं। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सबसे पहले समझो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या, नाम में ही लिखा है सिंपल, एग्रीगेटिव मतलब जोड़ना। तो भाई अगर मान लो मेरे पास ये कमोडिटीज दी हुई हैं तीन अलग अलग पीरियड की, चीज एग पोटैटो 12 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए, 3.6 रुपीज, 6 रुपीज, 15.6, 3.3 और 5.7। मैंने देखो क्या किया, सबसे पहले मैंने किया एग्रीगेट, मतलब मैंने उनको जोड़ दिया। और बस ये जो आपने एग्रीगेट किया है ना, ये जो आपने एग्रीगेट किया है, बस इसी एग्रीगेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंडेक्स निकालो। मतलब आप ऐसे बोलो कि जो चीज 20 रुपए की थी 1998 में, तो 1998 में 24.6 रुपीज की हो गई। बताइए इंडेक्स नंबर क्या होगा? तो सर करंट ईयर की प्राइस बेस ईयर की प्राइस इंटू 100, 1.23 इंटू 100 दैट इज 123। अब समझो बात को, यहां पर मैंने किसी एक कमोडिटी का प्राइस नहीं लिया, मैंने एग्रीगेट कर दिया, सारी कमोडिटी के प्राइसेस को जोड़ दिया है। इसीलिए इसे कहा जाता है सर समेशन ऑफ पीएन, मतलब आपके करंट ईयर के प्राइसेस का सम और बेस ईयर के प्राइसेस का सम, उनका रेशियो, दैट इज कॉल्ड ए सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। उसी तरह देखो आप ईयर 2000 में अगर आप देखने जाओगे तो वहां पर भी भले आपकी इंडिविजुअल लेवल पर प्राइसेस बदल गई हैं, लेकिन टोटल प्राइस तो आपकी 24.6 ही आ रही है, तो इसका इंडेक्स नंबर भी 123 ही आएगा,
क्योंकि आप फॉर्मूला तो वही लगाओगे ना, 24.6 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। आपको मेरी बात समझ में आई? ये होता है सिंपल एग्रीगेटिव। अब इस सिंपल एग्रीगेटिव में बहुत सारे फ्लॉज, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली, आपने चीज को पर 100 ग्राम का रेट, एग के पर पीस का रेट और पोटैटो के पर केजी का रेट, मतलब ये सारी जो वैल्यूज आपने ऐड करी हैं, ये तो अलग अलग वैल्यूज हैं, ये तो एक जैसी वैल्यूज नहीं है जो आप सीधे ऐड कर सको इनको। ये तो इलॉजिकल हो गया थोड़ा, क्योंकि एक है रुपीस पर 100 ग्राम, एक है रुपीस पर पीस, एक है रुपीस पर केजी। एक प्रॉब्लम तो ये हो गई कि ये यूनिट, जो एक यूनिट टेस्ट होता है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। दूसरा, कहीं ना कहीं आपने ये अजम्पशन ले लिया कि चीज आप 100 ग्राम ही यूज करते हो, एग आप एक पीस ही लेते हो और पोटैटो बस 1 केजी ही खरीदते हो, बट रियलिटी पे तो ऐसा जरूरी होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं सर कुछ ना कुछ क्वांटिटी का भी इम्पैक्ट देना था, जो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। ये दूसरा एरर है। इन दोनों रीजंस की वजह से सिंपल एग्रीगेट मेथड को अच्छा नहीं माना जाता। फिर इसके ऊपर एक इंप्रूवमेंट आया। उसका इंप्रूवमेंट जो आया उसका नाम है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। तो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव में हमने क्या कर दिया, सबसे पहले जो हमारी यूनिट वाली प्रॉब्लम थी कि हमारे पास जो आंसर्स आ रहे थे उसमें कोई रुपीस पर केजी था, कोई रुपीस पर 100 ग्राम था, कोई रुपीस पर पीस था, हमने उनको हटाने के लिए, उनको यूनिट लेस बनाने के लिए डायरेक्ट प्राइजेस को सम करने की बजाय प्राइस रिलेटिव्स को सम किया। तो देखो क्या किया, उसी सेम एग्जांपल में मैंने प्राइस रिलेटिव निकाले। जो मेरा बेस ईयर है वो तो 1998 है, क्योंकि यहीं से शुरू कर रहा हूं मैं। तो ऐसे केस में हर कमोडिटी की प्राइस को आप 100, 100 और 100 मान लो। अब इंडिविजुअल कमोडिटी का अगला और पिछले प्राइस को कंपेयर करो। तो मैं क्या करता हूं, 15 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। तो जो 100 रुपए की चीज थी वो 125 रुपए की हो गई कहीं ना कहीं। फिर यहाँ पर 3 वाली चीज 3.6 हो गई, तो 3.6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, ये हो गया 120। उसके बाद 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 120। सिमिलरली 2000 और 98 को कंपेयर करने जाओगे तो 15.6 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आ जाएगा 130। देन 3.3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 110। और उसके बाद ये आ जाएगा आपका 5.7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। ये जो भी वैल्यूज निकली हैं जो 100 के आसपास दिख रही हैं आपको, 100, 100, 100, 125, 12, 12, 130, 110, 114, ये सारी जो आपको प्राइजेस मिली है ना दोस्तों, दीज ऑल प्राइजेस आर प्राइस रिलेटिव्स, दे आर नॉट द एक्चुअल प्राइजेस। तो मैंने क्या करना है, आप इसका सिंपल एवरेज निकाल देना है। 1998 के प्राइस रिलेटिव्स का सिंपल एवरेज मतलब क्या, तीनों को जोड़ो, सिग्मा डिवाइडेड बाय एन, तो ये आ गया 100। फिर इन तीनों को जोड़ दो, 125, 120 और 120 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 121.66। जोड़ा तो क्या आया था वो तो लिखना भूल गया मैं, 365। और फिर 2000 वाली प्राइसेस को ले लो, 130, 110, 114, ये आ गया आपका 354। ये 354 को आप डिवाइडेड बाय 3 कर दो, 118। अब इसमें फायदा क्या हो गया कि यहाँ पर जो आपकी चीजें थी वो अलग अलग यूनिट्स की थी। जब आपने उनका रिलेटिव निकाल दिया ना, मतलब आपने रुपीस पर केजी को रुपीस पर केजी से डिवाइड कर दिया ना, तो रुपीस पर केजी कैंसिल हो गए। तो ये जो भी वैल्यूज आपकी मिली है ये यूनिट लेस है, जो रिलेटिव्स होते हैं आपके यूनिट लेस होते हैं। तो यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई कर जाएगा ये। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, अभी भी आपने क्वांटिटी का कोई इंपैक्ट नहीं लिया। अरे यार, हर व्यक्ति क्या चीज, एग और पोटैटो बराबर थोड़ी यूज करता होगा। यहाँ तो तुमने तीनों का बराबर इंपैक्ट ले लिया, तो कहीं ना कहीं तीनों को इक्वल वेटेज दे दिया। ये भी थोड़ा सा इलॉजिकल है। तो इसीलिए तो सर हम लोग अब अपनी अगली अप्रोच पर आ रहे हैं, दैट इज वेटेड, क्योंकि सिंपल में मजा नहीं आया, वेटेड। अब वेटेड में भी एग्रीगेटिव इंडेक्स देखो। तो वेटेड में एग्रीगेटिव इंडेक्स में क्या करना है सर, एक सिंपल सी बात तो कॉमन है सारे फॉर्मूले में, और वो कॉमन बात ये है सर कि हमको लेना है करंट प्राइजेस और बेस ईयर प्राइजेस, इनका कंपैरिजन करना, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपके करंट प्राइजेस निकलेंगे ना, उसमें आप वेटेज क्या ले रहे हो उसको निकालने के लिए, विथ क्या वेटेज ले रहे हो, वेट्स। सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्या वेट्स ले रहे हो फॉर दैट पर्पस, फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर। ये चीजें आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अगर वो आप समझ गए देन यू विल गेट इट। तो हर मेथड में सिर्फ वेट बदलता है, चारों की चारों मेथड में अप्रोच यही है, बस आपने किसको वेट लिया है ये बदल जाता है। अब जैसे सबसे पहले लाशपरे, तो लाशपरे की मेथड ये बोलती है कि आप प्राइस के साथ जो वेटेज ले रहे हो वो Q0 का लो। अब Q0 का मतलब क्या होता है, Q0 का मतलब होता है बेस ईयर की क्वांटिटी। इसका मतलब जो कंजम्पशन आप बेस ईयर में करते थे उन चीजों का, कमोडिटीज का, उसी को आप कॉमन वेट मानो। तो मैंने Q0 यहां पर भी लिया और Q0 यहां पर भी लिया।
जो भी वेट आप डिसाइड करोगे न्यूमरेटर में भी वही लेना है, डिनोमिनेटर में भी वही लेना है। सिमिलरली जब आप पाशेज में गए, ये हो गया लास्ट पर है, अब आप गए पाशे में, तो पाशे में जब आप गए तो पाशे में हो जाएगा क्यू एन, और क्यू एन का मतलब हो जाएगा सर करंट ईयर क्वांटिटी की, जिस भी करंट ईयर की बात चल रही है वहां की क्वांटिटी, तो वहां को बेस लेना। ये पाशे का अप्रोच था। लास्ट पर बोलते हैं कि जो हम पहले क्वांटिटी लेते थे उसी को बेस मानना चाहिए। पाशे बोलते हैं अभी की जो क्वांटिटी लेटेस्ट चल रही है उसको बेस मानना चाहिए। भाई जो भी बेस मानो दोनों में लेना आपको, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। फिर मार्शल एजवर्थ आया, दोनों की लड़ाई को दूर करता है, कहता है दोनों का सम ले लो। और फिर एक सबसे स्मार्ट बंदा आया फिशर, उसने बोला दोनों ने इतनी मेहनत करी थी, दोनों की वैल्यू भी निकली थी परसेंटेज के फॉर्म में, तो एक काम करता हूँ दोनों का एवरेज ले लेता हूँ। और क्योंकि वो परसेंटेज है तो परसेंटेज में सबसे बढ़िया एवरेज होता है जीएम, तो चलो क्यों ना लाशपरे और पाशे का जीएम निकाल दिया जाए। तो ये तो हो गई ज्ञान की बातें, फॉर्मूले की बातें। पर अब सर बात आती कि ये पूरे को एक बार आप सॉल्व करके बता दो, तब मजा आ जाएगा। तो आप मेरे साथ एक बार एक ये पूरे क्वेश्चन में सारे के सारे इंडेक्स निकाल दो, तो आप कभी भूलोगे नहीं कि इनको कैसे निकाला जाता था। ठीक है, ये लीजिए सर। तो सबसे पहले मैं नोटेशंस डाल देता हूं। सबसे पहला नोटेशन ध्यान से देखिए सर, आपके सामने डेटा दिया हुआ है। 1998 आपका बेस ईयर है, ईयर 2020 आपका करंट ईयर है, आपको प्राइजेस भी दिए हैं, क्वांटिटीज भी दी हुई हैं। ये 1998 को मैं बेस मान रहा हूं, तो इसकी प्राइस को P0 मानूंगा, इसकी क्वांटिटी को Q0 मानूंगा, इसकी प्राइस को Pn मानूंगा और इसकी प्राइस को क्वांटिटी को Qn मानूंगा। तो ये रहा आपके सामने सर P0, ये रहा आपके सामने Q0, ये रहा आपके सामने Pn और ये रहा आपके सामने Qn। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे कि चलो लाशपरे निकालते हैं, वो हम लोग नोटबुक में निकालते जाते हैं। तो सर लाशपरे मेथड के हिसाब से फॉर्मूला है सिग्मा Pn। करंट ईयर की प्राइस तो लेनी है, लेकिन उसने बेस माना था बेस ईयर की क्वांटिटी को, वेटेज, और सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो चलो भाई आप मेरे को ये दो रॉ मटेरियल निकाल दो, फिर फॉर्मूले में डाल देंगे अपन लोग इसको। तो सिग्मा Pn Q0 का मतलब है Pn और Q0 का मल्टीप्लीकेशन और उसका सम। तो Pn और Q0 का मल्टीप्लीकेशन क्यों ना मैं सीधे m प्लस वाली मेथड से निकाल दूं। 5 इंटू 10 m प्लस, 20 इंटू 3 m प्लस, 44 इंटू 2 m प्लस। ये हुआ मेमोरी रिकॉल 198। तो देखो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने Pn वाला कॉलम, ये Pn वाला कॉलम और Q0 वाला कॉलम, इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके सम और फिर ऐड कर दिया, फाइनली सम प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 199 198 यहाँ पर। इसको डिवाइड करूंगा मैं सिग्मा P0 Q0 से, बेस ईयर प्राइस करंट ईयर प्राइस। मतलब अब मैं 4 और 10 इनको मल्टीप्लाई करके चलता हूं, तो 4 इंटू 10 मेमोरी एडिशन, 20 इंटू 3 मेमोरी एडिशन, 50 इंटू 2 मेमोरी एडिशन, मेमोरी रिकॉल 200 इज माई आंसर। तो बस आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि लाशपरे के हिसाब से आपका इंडेक्स क्या होगा, 198 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, इट विल गिव यू 99। 99 इज योर इंडेक्स नंबर। अब हम चलते हैं सर पाशेस के हिसाब से। तो पाशेस ने हमको क्या सिखाया था सर, पाशेस ने हमको सिखाया कि क्यों ना आप अभी लेटेस्ट क्वांटिटी को अपना वेटेज मानो। चलो, तो सिग्मा Pn Q0, पहले Pn Q0 Pn Qn निकालेंगे भाई, आई एम सो सॉरी, नॉट Pn Q0, Pn Qn। Pn Qn मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, आपस में इनका सम प्रोडक्ट। तो भाई कैलसी अपने हाथ में, अपन सीधे सम निकालेंगे, अपन क्यों टाइम वेस्ट करें। 5 इंटू 9 m प्लस, 20 इंटू 4 m प्लस, 44 इंटू 2.5 m प्लस, मेमोरी रिकॉल 235 बाई 235, ये आ जाएगा 235। फिर आ गया आपका P0 और Qn। P0 और Qn को लोगे मतलब ये वाला पहला वाला और चौथा वाला कॉलम। ठीक है सर, वो भी हो जाएगा P0 Qn, कोई बात है क्या, P0 Qn। तो ये ले लेता हूँ 4 इंटू 9 m प्लस, 20 इंटू 4 m प्लस, 50 इंटू 2.5 m प्लस, मेमोरी रिकॉल ये आ गया मेरा 241। ठीक है, तो 241 इंटू आ गया 100, 235 अपॉन 241 इंटू 100, मेरा आंसर आ रहा है 97.51। होप आपको लाशपरे और पाशे भी समझ में आ गया। फिर आता है मार्शल एजवर्थ। मार्शल एजवर्थ ने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया Q0 और Qn को आप जोड़ दो, ठीक है, और उसको वेटेज मानो। तो ठीक है भाई, Q0 और Qn के सम को मुझे पहले Pn से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया, और फिर Q0 और Qn को मुझे मल्टीप्लाई करना है P0 से, इनटू करना है 100। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर, सबसे पहले Pn इंटू दोनों क्वांटिटीज़ का सम, उसके बाद कर देता हूँ P0 इंटू दोनों क्वांटिटी का सम। अब देखो भाई, दोनों क्वांटिटी का सम तो आराम से हो जाएगा, 10 प्लस 9,
और उसमें आपने मल्टीप्लाई करना है करंट ईयर का प्राइस, तो इंटू 5 एम प्लस, फिर 3 + 4 इंटू 20 एम प्लस, उसके बाद 2 + 2.5 फिर इंटू 44 एम प्लस मेमोरी रिकॉल, ये आ गया आपका 433। अब वही सम करके P0 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं मैं, तो वही सम कर दूंगा 10 + 19 इंटू 4 एम प्लस, 3 + 4 इंटू 20 एम प्लस, 2 + 2.5 इंटू 50 एम प्लस मेमोरी रिकॉल, ये आ गया 441। बस, तो ये अपना हो जाएगा भाई, PN वाला ऊपर रहता है तो 433 441 इंटू 100, ठीक है। तो ये कर दिया 433/441 इंटू 100, ये आ गया आपका 98.18। मतलब आपने 3 मेथड सीख ली। रही बात आपके फिशर की, तो भाई फिशर तो वैसे भी स्पेशल आदमी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करता भाई, वो दूसरों की मेहनत का उपयोग कर लेता है। तो फिशर ने बोला था लाशपरे और पाशे की जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन कर देना। 99 इंटू 97.51 ज्योमेट्रिक मीन 98.25, ये हो गया फिशर। इसके साथ हम लोगों ने सर हमारे ये इस लिस्ट पर आने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं सभी को हमने जोड़ दिया। अब एक और फॉर्मूला होता है जो बुक में हटा दिया गया लेकिन कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, दैट इज बाउलीज। तो बाउलीज का फॉर्मूला ऐसा है सर कि बाउलीज ये बोलता है कि आप लाशपरे और पाशे का ज्योमेट्रिक मीन ना करके अरिथमेटिक मीन कर दो, क्योंकि आप लोग आलसी हो, आलसी लोगों को ज्योमेट्रिक मीन करना पसंद नहीं है, तो ईजी वाला कर दो। तो बाउली निकालने में भी क्या है, आप 99 और 97.51 का सिंपल एवरेज कर देना तो आपका बाउली निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ भाई समझ पा रहे हो। तो ये पांचों चीजें समझ में आ गई हैं, तो जल्दी से दिमाग की बत्ती जलाइए भाई। 99 + 97.51 डिवाइडेड बाय 2। अब हर काम मैं ही थोड़ी करूंगा कि आंसर भी बताऊं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सर, इस तरीके के सवाल आपके पास आते हैं। अब यार इस तरीके के सवाल आपसे बन जाएंगे कि लाशपरे इंडेक्स निकालना है, सीधे आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, सिग्मा PN Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। अब ये आपका PN का देखो भाई सीरीज दिया हुआ है, ये करंट ईयर का, ये Q0 का सीरीज, इनका सम प्रोडक्ट कर देना, फिर P0 और Q0 का सीरीज इनका सम प्रोडक्ट कर देना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई। उसके बाद लाशपरे इंडेक्स दिया, फिशर दिया और पाशे पूछ रहा है। भाई सिंपल है, लाशपरे और पाशे को इंटू करके आप स्क्वायर रूट करते हो तो यू गेट फिशर। तो लाशपरे मुझे दिया 110, पाशे मिसिंग है और फिशर मुझे दिया हुआ 109। क्यों ना मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर स्क्वायर कर दूं तो यहाँ से रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो पाशे की वैल्यू हो जाएगी 109 का स्क्वायर अपॉन 110, 109 स्क्वायर अपॉन 110, दैट विल बी 108। समझ में आई बात? ऑप्शन डी। चलो अब तो भाई रेडीमेड डेटा दे दिया आपको, सीधे बस कढ़ाई में डालना और आपकी सब्जी बन जाएगी, तो ये मैं नहीं करवा रहा बिल्कुल भी। उसके बाद लाशपरे इंडेक्स दिया, पाशे दिया, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन करके फिशर निकाल दो भाई। लो 250 इंटू 160 का रूट कर देते हैं, कोई बात है क्या? 200, ये आ गया आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये सब PYQ के हैं, ध्यान रखना, ये पेपर में आए हैं क्वेश्चन, मजाक नहीं है। ये वाला देखो फिर से लाशपरे पूछ लिया वैसे डायरेक्टली। चलो इसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा, सिंपल वेटेज, सॉरी वेटेज वाला मेथड पढ़ा, लेकिन उसमें सिंपल एग्रीगेटिव था। अब आता है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। अब क्या था, जब आपने वेटेड एवरेज लगाया तो ऑलरेडी सारी चीजें वैल्यू में कन्वर्ट हो गई थी, न्यूमिनेटर भी वैल्यू था, डिनोमिनेटर भी वैल्यू था, तो यूनिट टेस्ट ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया था, वहां पर कहीं भी वो यूनिट का प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। बट फिर भी एक मेथड है, तो भाई बोलते कि वेटेड एवरेज और रिलेटिव भी निकाल के बताओ। मतलब डायरेक्ट इंडिविजुअल प्राइजेस लेने की जगह आप क्यों ना उनका रिलेटिव लो। मैं बोला ठीक है, प्राइस रिलेटिव ले लेता हूँ। फिर उसमें वेटेज लेने के लिए आप P0 Q0 मल्टीप्लाई करो। ऐसे में प्रॉब्लम क्या जा रही थी, P0 P0 कैंसिल हो गया। घूम फिर के अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे ना, तो ये पूरी की पूरी अप्रोच कुछ और नहीं, ये आपका लाशपरे ही बन गया है। इसलिए इससे ना तो कभी क्वेश्चन आता है, ना तो इसको अलग से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि घूम फिर के ये लाशपरे ही बन जाता है। ठीक है, तो पूरी अप्रोच ही लाशपरे के बराबर है। फिर एक फॉर्मूला यूज होता है सर, जिसका कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं है, लेकिन यह है कि कभी मान लो आपको इंडिविजुअल डेटा ना दिया हो और लिंक, रिलेटिव और चेन इंडेक्स की मदद से आपको अगला चेन इंडेक्स निकालना हो, तो फिर ये फॉर्मूला काम आता है। कि जैसे भाई चेन इंडेक्स निकालना, तो मैंने आपको बताया था चेन इंडेक्स मतलब क्या, चेन इंडेक्स मतलब P1/P0, P2/P0, P3/P0, और लिंक रिलेटिव का मतलब अगला पिछला अगला पिछला अगला पिछला। लेकिन मान लो ये डेटा ना होता आपके पास, सिर्फ आपके पास ये डेटा होते, तो मान लो अगर मुझे ये निकालना है, मान लो ये मुझे नहीं पता, इसका डेटा ही मेरे पास नहीं था, तो अगर मुझे 1993 का चेन इंडेक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, लिंक रिलेटिव लूंगा 1993 का और उसमें पिछले साल का चेन इंडेक्स मल्टीप्लाई करूंगा।
जो भी वैल्यू आएगी उसको 100 से डिवाइड कर दूंगा तो 123.96। ये आपने किस तरीके से निकाला, ये घुमा फिरा के निकाला। डायरेक्टली अगर डेटा होता तो मैं ऐसे ही निकाल देता 62/50 इंटू 100। तो बस घुमा के निकालने का एक तरीका बताया हुआ है अगर डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं है तो। देखो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है क्योंकि राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा बहुत एरर आ जाता है। जैसे यहाँ पर 103.3 लिया है ना आपने, इसी को 103.333333 ले लेते तो मैच कर जाता आपका। तो फिर देखो एकदम 124 के आसपास आ रहा है, वो तो राउंडिंग ऑफ की वजह से। चलो जिस तरीके से सर इतने सारे फॉर्मुलेज हमने पढ़े, हर जगह हम प्राइस 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 की बात कर रहे थे, तो जैसे आप प्राइस का इंडेक्स निकालते हो वैसे क्वांटिटी का भी निकाल सकते हो। जहां जहां पी लिखा था वहां क्यू कर देना, जहां क्यू लिखा था वहां पी कर देना। क्या कोई प्रैक्टिकली क्वांटिटी इंडेक्स होता है? बिल्कुल होता है भाई। एक इंडेक्स है जिसका नाम है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो आउटपुट्स को चेक करता है कि इंडस्ट्रीज में कितनी यूनिट्स बन रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। फिर जिस तरीके से प्राइस का इंडेक्स है, जिस तरीके से क्वांटिटी का इंडेक्स है, उस तरीके से आपका वैल्यू का इंडेक्स भी पॉसिबल है। बहुत बढ़िया सर। फिर लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर की बात करूं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इंडेक्स नंबर बनाते समय कई बार सैम्पलिंग करनी पड़ती है। अगर सैम्पलिंग करी है तो एरर के चांसेस भी होते हैं। दूसरा, ये आपको एक ब्रॉड ट्रेंड बताता है क्योंकि ये सैंपल पर बेस्ड है, पूरा डेटा यूज नहीं किए हो तो एकदम 100% एक्यूरेसी नहीं है। और क्योंकि मल्टीपल मेथड्स है तो कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार इतनी सारी मेथड्स है, कौन सी यूज करूं। फिर दूसरा यूजफुलनेस, यूजफुलनेस तो बहुत सारी है सर आपको डिफ्लेटिंग करने में। जैसे आप जॉब कर रहे हो, अब आपकी सैलरी बढ़ गई तो आप एक रियलिटी चेक देना चाहते हो कि यार जितनी सैलरी इतने सालों में बढ़ी, महंगाई कितनी बढ़ी, तो नेट डिफ्लेटेड वैल्यू मेरी सैलरी की कितनी है। फिर फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक्स बिजनेस, ये गवर्नमेंट के लिए यूज हो गया। इंडेक्स नंबर की मदद से वो अकॉर्डिंगली पॉलिसीज डिसाइड कर पाते हैं। मान लो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है तो RBI अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट चेंज करता है। फिर क्योंकि आप इससे मूवमेंट चेक करते रहते हो तो आपको कुछ ट्रेंड्स, कुछ टेंडेंसीज पता चलती है कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है ना। कुछ आपको मूवमेंट्स पता चलते हैं, डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं वो पता चलता है। अभी जो डिफ्लेटेड वैल्यू की बात कर रहे थे, तो डिफ्लेटेड वैल्यू सिंपल होता है कि आज 2020 में तुम्हारी सैलरी इतनी है, 2008 में इंडेक्स नंबर 100 था, वो अभी इतना हो गया, तो बताओ तुम्हारी सैलरी को 2008 में लेकर जाऊं तो कितनी कहलाएगी, लाइक दिस। ठीक है, तो एक सैलरी वाला क्वेश्चन भी आएगा, वो भी करेंगे, टेंशन नहीं है। फिर आता शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स। क्या होता है, प्राइस इंडेक्स चलता आ रहा कई सालों से, 1990 का बेस ईयर है मान लो, अब बहुत पुराना सा लग रहा है, तो तुमने बोला चलो उसको चेंज किया जाए, उसका बेस अपडेट किया जाए। तो तुम क्या करते हो, पुराने बेस के हिसाब से हो सकता है तुम्हारा नया वाला साल 140 180 कुछ आ रहा है, अब तुम्हें उसको फिर से 100 बनाना है क्योंकि उसको तुमको फिर से बेस बनाना है, तो अकॉर्डिंगली पीछे की वैल्यूज को तुम्हें छोटा बनाना पड़ता है। देखते हैं एग्जांपल से, यू विल गेट इट। मैंने 1980 से एक इंडेक्स को चालू किया, जो 1980 में मैंने 100 माना था, बिल्कुल लॉजिकल है। 1990 तक आते आते वो 140 हो गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मेरे बेस को शिफ्ट करना है 1990 तक, 1980 से बेस की शिफ्टिंग करना है हमें 1990 तक। तो ऐसे केस में मुझे अब 1999 के 140 को 100 बनाना पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि 140 को अगर तुम 100 बना दोगे तो उसके पीछे वालों को 100 से छोटा रखना पड़ेगा ना। तो यूनिटरी मेथड लगा दो, कुछ नहीं है। अगर आपने 140 को 100 माना है तो 100 इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ 140, तो व्हाट शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ 131। अब इसी यूनिट मेथड को इन लोगों ने फॉर्मूला बना दिया। देखो 93.57 मैच कर रहा है 93.6 से, इसी चीज को इन्होंने फॉर्मूला बना दिया। क्या फॉर्मूला बना दिया, जो मैंने यहां पर लिखा ना 100/140, तो 100/140 इंटू 131। तो भैया आपके 1989 का ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स क्या था, 131। आपको प्राइस इंडेक्स को किस ईयर में नया बेस शिफ्ट करना है, 1990 में। वहां का बेस इंडेक्स कितना था, 140 इंटू 100। वही तो हमने किया, 131/140 इंटू 100। ये फॉर्मूला आपका मैच कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो पुराने वालों को बना रहे हो 93.6, 89.3। अगर आप सीधे 1980 का जाके चेक करोगे तो 1980 में क्या बोलोगे, 1980 का ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स 100 है, हमें शिफ्टिंग करनी 140 में, तो बताओ क्या होगा, 100/140 इंटू 100, तो ये आ गया 71.428। परफेक्ट है। चलो स्प्लाइसिंग, शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग का न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम, बट स्प्लाइसिंग वर्ड और शिफ्टिंग वर्ड में फर्क क्या है बस वो समझ लो। तो स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि एक इंडेक्स 1980 से 1990 तक चल रहा है, अब एक नया इंडेक्स बन रहा है, शिफ्टिंग नहीं कर रहा, नया इंडेक्स 1990 से बन रहा है, लेकिन दोनों के पर्पस सेम थे, तो क्यों ना दोनों को मर्ज कर दिया जाए। तो यहां भी वही होगा कि 1980 वाले इंडेक्स की 1990 के दिन जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट करके 100 बनाना पड़ेगा, तो उसकी पुरानी वाली वैल्यूज को भी छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, 100 से भी पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो एक इंडेक्स था आपका ओल्ड वाला जिसका बेस ईयर 1990 था, फिर 1995 नया, दोनों को आपने मर्ज कर दिया, तो ये तो सब सेम रहे क्योंकि लेटेस्ट वाले हैं ये,
लेकिन ये 114.2 भी अब 100 बन चुका है, तो उसके पीछे वाले जो हैं वो 100 से नीचे वाली वैल्यूज लेंगे, 98, 94.2 ये। तो कैलकुलेशन तो वही हुआ ना, सिर्फ नाम बदल गया, स्प्लाइसिंग। अब आता है सर सबसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सबसे फेवरेट टॉपिक, टेस्ट ऑफ एडिकेसी। भैया यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट। यूनिट टेस्ट का मतलब वो जो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा आंसर में यूनिट नहीं होना चाहिए, यूनिट लेस होना चाहिए। तो भैया सिंपल एग्रीगेट के सिवा सारी मेथड्स इसको फॉलो करती हैं, सिर्फ सिंपल एग्रीगेट में ये प्रॉब्लम है। टाइम रिवर्सल टेस्ट का मतलब होता है कि अगर आप अपना बेस ईयर 0 मानो और करंट ईयर 1 मानो, और जो इंडेक्स निकला है फिर आप उसको रिवर्स कर दो कि चलो 0 को मैं करंट ईयर मानता हूँ, बेस ईयर मानता हूँ 1 को, मतलब उल्टी दिशा में निकालो। फिर जब दोनों के इंडेक्स को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आना चाहिए। कहने का मतलब आपका P01 और P101 आना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो टाइम रिवर्सल सेटिस्फाइड है। अब ना तो लाशपरे करता है ना तो पाशे करता है, सिर्फ और सिर्फ फिशर इसको सेटिस्फाई करता है, मार्शल भी नहीं करता। ठीक है, फिर अगली मेथड आती है फैक्टर रिवर्सल। फैक्टर रिवर्सल ये बोलता है कि जिस पर्टिकुलर अप्रोच से आपने प्राइस इंडेक्स निकाला, उसी पर्टिकुलर अप्रोच से क्वांटिटी इंडेक्स निकाल कर देखो और दोनों इंडेक्स को मल्टीप्लाई करके चेक करो कि क्या वो वैल्यू इंडेक्स से मैच करते हैं। अगर ये चीज़ फॉलो हो रही है तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फॉलो हो गया। अब इसके बहुत ज़्यादा मैथ्स में नहीं जाना हमको, इसमें सिर्फ हमको ये याद रखना है कि कौन सेटिस्फाई करता है कौन नहीं। तो इसकी भी वही बात है, इसको सिर्फ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सिर्फ फिशर सेटिस्फाई करता है, लाशपरे पाशे और कोई मेथड नहीं करती। अब क्योंकि इसने तीन तीन टेस्ट को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फिशर को नाम दे दिया जाता है आइडियल, क्योंकि वो सारे टेस्ट सेटिस्फाई करता है। अब एक आता है सर्कुलर टेस्ट, जो फिशर भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता, ये और एडवांस वाला टेस्ट हो गया। ये टाइम रिवर्सल टेस्ट का भी एक्स्ट्रा वाला है। टाइम रिवर्सल में आप क्या करते थे, टाइम रिवर्सल टेस्ट में आप ये बोलते थे कि भैया P01 और P10 मल्टीप्लाई करने से 1 आना चाहिए। अब ये बोल रहा है 2 नहीं, 3 ईयर में जाओ, P01, P12 और P20 ये 1 आना चाहिए। तो एक्सटेंडेड टाइम रिवर्सल टेस्ट हो गया, सर्कुलर हो गया। ये कोई फॉलो नहीं करता, फिशर आइडियल भी फॉलो नहीं करता। अच्छा, कुछ मेथड फॉलो करती है लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। कौन सी मेथड है वो? सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट। ये जो मेथड्स हैं पढ़ाई गई नहीं है, पर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो आप। कभी कभी कुछ क्वेश्चन आते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, वही इन्फ्लेशन वाला कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्या चेंज है, उसको जनरल इंडेक्स भी कहा जाता है। जनरल इंडेक्स निकालने के लिए क्या होता है सर, हमारी पूरी जो कमोडिटीज़ होती हैं उनको ग्रुप्स में बांट देते हैं कि क्लॉथिंग, कपड़े, हाउस रेंट, फ्यूल, ये सब चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, और ग्रुप वाइज इंडाइसेस निकाले जाते हैं। अब ग्रुप वाइज इंडाइसेस निकालने के बाद कि भैया फूड इतनी महंगाई से बढ़ा है, पेट्रोल डीजल इतनी महंगाई से बढ़े हुए हैं, रेंट इस महंगाई से बढ़ा हुआ है, उन सभी चीज़ों का फाइनली एक वेटेड अरिथमेटिक मीन कर देते हैं कि हमारे लिए किसका वेटेज, किसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, अकॉर्डिंगली वेटेड AM कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि जनरल इंडेक्स निकालते समय आप अपने ग्रुप इंडिसेस का कौन सा एवरेज करते हो, तो मैं बोलता हूँ वेटेड AM करता हूँ। दैट वाज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब आते हैं सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो PYQ से और आई है हमारी। जैसे ये देखो, इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइजेज एट अ प्लेस इन द ईयर 2008 इज 225 विद 2004 एज द बेस। तो बताइए कितने % इंक्रीज हुआ है? भाई सिंपल, 2004 में जो चीज 100 रुपए की थी वो अब 225 रुपए की हो गई, मतलब 125% से इंक्रीज हुई है। गॉट इट? अब ये बहुत अच्छा सवाल है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 2015 में आपका था कितना? 97.5, और 2018 में आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स था 115। अब बोल रहा है कि एक सैलरी, वर्कर की सैलरी जो है 2015 में है 19,500 सैलरी, और वो सैलरी बढ़कर, नहीं, अब आपसे बोल रहा है कि यार इतनी महंगाई अगर बढ़ी है और उसको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहना है, तो महंगाई के हिसाब से उसका पेमेंट भी बढ़ना चाहिए। तो उसकी नई सैलरी कितनी होनी चाहिए और एडिशनल सैलरी कितनी होनी चाहिए? तो पूछा तो एडिशनल सैलरी है, लेकिन एडिशनल तो तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे नई सैलरी पता होगी। तो नई सैलरी निकालने के लिए मैं बोल दूंगा कि देखो 19,500 ये तब की सैलरी थी जब तुम्हारा इंडेक्स 97.5 था। तो बताओ अगर 115 इंडेक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो 19,500 डिवाइडेड बाय 97.5 इंटू 115, दैट इज कमिंग टू 23,000। मतलब सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए महंगाई के हिसाब से मेरी सैलरी भी 19,500 की जगह 23,000 होनी चाहिए। तो व्हाट शुड बी द एडिशनल सैलरी? 23,000 माइनस 19,500, दैट इज 3,500। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन सी, ये हो गया ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई बात। अगला, if the 1970 index with the base 1965 is 200, 1965 index with the base 1960 is 150, what will be the index of 1970 on the base of 1960? तो देखो यार,
एक कहानी चली है आपकी 1960 से लेकर 65 तक। तो मान लो ये वाला इंडेक्स में, इस वाले इंडेक्स में 60 को आपने 100 माना होगा ना, तो 65 में जाके वो बन गया आपका 150। एक दूसरा इंडेक्स आपके पास है जो 1965 उसका बेस ईयर है, 1970 में जाके हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो वो 100 रुपये जो है हमारे 1970 में जाके 200 रुपये हो गए। अब आपसे बोल रहा है उसी सेम चीज़ का आपको एक ऐसा इंडेक्स बनाना है जो पूरा 1960 से लेके 1970 तक की कहानी को बयां करे। तो अगर मैं 1960 को 100 मानता हूँ, तो 1965 के आते तक वो 100 मेरे 200 हो जाएंगे। और अगर 1965 में 200 रुपये वहाँ डालता हूँ, तो क्योंकि 1965 से 1970 में मेरी वैल्यू जो है वो डबल हो रही है, ध्यान से देखो, ट्वाइस हो रहा है, 100 200 बन रहा है। तो ये जो 200 ये कितना बन जाएगा, ओ आई एम सो सॉरी, ये 200 नहीं 150 होगा। तो 1960 से 1965 में 1.5 गुना हो रहा, तो 100 रुपये तुम्हारे 150 हो रहे हैं। अब 1965 से 1970 तक जाने में ये 150 रुपये डबल हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 300। तो दैट इज ऑप्शन बी। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई दोस्तों? जल्दी बताइएगा। हैव यू गॉट इट? यस। बहुत मजेदार सवाल है और बिना डायग्राम के समझ में नहीं आता ये। चलो फिर है एक्सरसाइज 19 है। अब भाई एक्सरसाइज 19 है क्या है? थ्योरी क्वेश्चंस। क्या करना है इसमें? सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर, इंडेक्स नंबर बेस पीरियड ऑलवेज टेकन एज 100। डेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन। भाई वेटेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि लाशपरे पाशे जो मेथड है वो वेटेज की वजह से बदल रही है। सूटेबल है जीएम। ज़्यादा यूजफुल कौन सा? एएम, बट सूटेबल की बात कर रहा है तो जीएम। इंडेक्स नंबर शो डैश चेंजेस, रिलेटिव चेंजेस भी बताता है, परसेंटेज चेंजेस भी बताता है, तो दोनों सही है, लेकिन बुक में परसेंटेज ही टिक है तो हम भी परसेंटेज करके आएंगे। दिस मेक्स इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सिबल, ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि देखो टाइम रिवर्सिबल टेस्ट से फिशर सेटिस्फाई करता है और फिशर एक तरह का ज्योमेट्रिक मीन है, इसलिए उसको आप लिंक कर सकते हो ऐसे। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्राइस रिलेटिव या एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव या प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रिलेटिव। सर एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, सेकंड मेथड। डैश इज ग्रुप इंडाइसिस गिव्स द जनरल इंडेक्स। सर एएम का यूज करके आप जनरल इंडेक्स निकाल सकते हो, मतलब वही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। सर्कुलर टेस्ट इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ व्हाट? भाई इंडेक्स नंबर का टेस्ट, और क्या। डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल में 1001 होता है और एक्सटेंड कर दिया 011220, तो हो गया सर्कुलर टेस्ट। वेटेड जीएम किसको सेटिस्फाई करता है? सर वेटेड जीएम सेटिस्फाई करता है सर्कुलर को, जो हमने आखिरी में पढ़ा, जो हमारी मेथड है नहीं, मतलब कोर्स में नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ थ्योरी। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय व्हाट? फिशर्स। लाशपरे क्या सेटिस्फाई नहीं करता? फैक्टर, टाइम, सर्कुलर कुछ नहीं करता, सिर्फ यूनिट को करता है। रेशियो और एवरेज ऑफ रेशियो एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज इज इंडेक्स नंबर। द वैल्यू एट द बेस टाइम सर्व्ड एज अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, बिल्कुल सत्य बात है, वहीं से तो आप पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो। द इंडेक्स नंबर इज अ लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स टाइम सीरीज क्या होता है? इंडेक्स टाइम सीरीज मतलब इंडेक्स नंबर की एक लिस्ट, ईयर ऑन ईयर ऑन ईयर। उसके बाद आता है आपका इंडेक्स नंबर आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सैंपल। उसके बाद डैश इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, बेस पीरियड, अभी तो पढ़ा, उसी को उल्टा पूछ लिया इसने। द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ सिंगल कमोडिटी इन अ गिवन पीरियड टू इट्स प्रीसीडिंग ईयर, इसी को प्राइस रिलेटिव बोलते हैं, नाम बदल के रिलेटिव प्राइस दे दिया, कंफ्यूज मत होना। सम ऑफ ऑल कमोडिटीज ऑफ द प्राइस इन द करंट ईयर, सम ऑफ ऑल कमोडिटी, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, पहली मेथड। चेन इंडेक्स का फॉर्मूला देखा था सर, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। P01, अब इसको समझना, P01 का मतलब 1 करंट है और 0 बेस है, तो 1 ऑन 0 बोला जाता है इसको, करंट को पहले बोला जाता है। और यहाँ पर 1 0, तो 0 करंट है, 1 बेस है, तो 0 ऑन 1, ऑप्शन बी। When the product of price index, quantity index are matching with the value index, इसी को तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बोलते हैं, समझे थे हमने इसको। फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, ये यूनिट टेस्ट कहलाता है। लाशपरे और पाशे डू नॉट सेटिस्फाई, सिर्फ यूनिट को ही तो करते हैं, बाकी बी और सी दोनों को ही नहीं करते। पर्पस डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, बिल्कुल सही बात है, पर्पस से ही तो पता चलेगा कि उसमें क्या डालना है। इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, सही बात है, अल्टीमेटली तुम वेटेड एवरेज ही करते हो। चॉइस ऑफ सूटेबल बेस पीरियड इज टेम्परेरी सॉल्यूशन, हाँ जी, तुमको 1982 में ये लग रहा था कि 1980 को बेस ईयर लेते हैं सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर जब तुम 1995 तक पहुंचे तो तुम्हें लगा यार बहुत पुराना हो गया यार, चलो अपडेट करते हैं। तो किसी को तुम बेस्ट बोल भी दोगे तो वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ही रहेगा। बात तो सही है सर, वो समय पे चेंज करना पड़ता है। फिशर आइडियल फॉर्मूला कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई व्हाट? यूनिट टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल, सर बोथ। ये भी कोई सवाल हुआ क्या? फिशर आइडियल फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई सर्कुलर, फिशर भी कहाँ फेल हो जाता है? सर्कुलर में। डैश सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट, जीएम। लाशपरे एंड पाशे मेथड टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते। देख रहे हो, टेस्ट ऑफ एडिकेसी पर ही है थ्योरी सारे। देयर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड, गलत।
सबसे पहली मेथड अनवेटेड इंडेक्स नंबर ही तो है, तो फॉल्स हो जाएगा। थ्योरेटिकली जीएम इज बेस्ट बट एएम इज मोस्टली यूज, ये भी बात बिल्कुल कटु सत्य है, कड़वा है लेकिन सच है। लाजपरे और पाशी और फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर डू नॉट सेटिस्फाई व्हाट तीनों ही सेटिस्फाई ना करते तो ऐसा तो सर्कुलर टेस्ट है जिसको कोई नहीं करता। डैश इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर अ ईयर डिजायरेबल टू शिफ्ट द बेस, यही सर्कुलर टेस्ट है कि चेंज करते रहो ईयर लेकिन कुछ चेंज ना हो। तो टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस इज ऑल्सो कॉल्ड ए सर्कुलर टेस्ट। ये रहा आपका डिफ्लेटेड वैल्यू, करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर, है ना, सैलरी वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया आपको। फिर शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स, ये तो फॉर्मूला बिल्कुल सही है, शिफ्टेड का यही फॉर्मूला यूज किया था हमने। कितने टेस्ट ऑफ एडिकेसी सर? 4। उसके बाद वी यूज प्राइस इंडेक्स नंबर टू मेजर एंड कंपेयर प्राइसेस, भाई दोनों के लिए ही होता है ना, एक एक के लिए थोड़ी होगा। सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटी क्या, एक तरह का क्वांटिटेटिव इंडेक्स हो जाएगा, जैसे प्राइस होता है। क्या बात कर रहे हो सर आप, विद इन अराउंड 40 minutes 42 minutes we have completed full index number with solving the MCQ of practical also and with solving the examples also, and at the same time we did theory questions all together। गजब भाई, दाद देता हूं मैं आप लोगों की, मजा आ गया यार, है ना? तो मजा आ गया, जोश एकदम हाई है, फिर से रिचार्ज हो जाओ सर अगले चैप्टर के लिए, जबरदस्त। सो चलो जी, बैक इन एक्शन, लीनियर इनइक्वालिटीज। सर आप इक्वेशन क्यों नहीं उठा रहे? लीनियर इनइक्वालिटी तो छोटा सा होता है, एक चैप्टर तुम्हारा बड़ा कंप्लीट हो गया, अब एक छोटा सा कर लेते हैं तो एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आएगी कि चलो दो दो हो गए, फिर तीसरा कर लेंगे आखिरी में, कोई दिक्कत नहीं। लीनियर इनइक्वालिटी 1 नंबर का गारंटेड क्वेश्चन आता है, 2 का भी आ सकता है, लेकिन है बहुत छोटा ना। मजे की बात ये कंपलसरी है, आना ही आना है एक क्वेश्चन का, तो बढ़िया तरीके से इसको ओपी तरीके से क्लियर कर लेते हैं सर। चलिए लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी सिंपल, इक्वेशन में तुम्हारा इक्वल साइन होता है ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और इनइक्वालिटी ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें इक्वल को छोड़कर कोई साइन होता है, जनरली लेस देन, मोर देन, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, या नॉट इक्वल टू। फिर जब आप इक्वेशन यूज करते हो, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो, तो जो आपको आंसर मिलता है, एक्स की वैल्यूज मिलती हैं, पॉसिबल वैल्यूज मिलती हैं, उसको आप सॉल्यूशन बोलते हो। लेकिन जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो तो क्या होता है, इनइक्वालिटी आपको ग्राफिकल फॉर्म में करनी होती है, और कोई एक पर्टिकुलर आंसर इसका होता नहीं कभी, इसका आंसर हमेशा एक रीजन होता है कि इस रीजन में इनइक्वालिटी फॉल करेगी, तो इसका आंसर जो है सॉल्यूशन ना कहलाकर सॉल्यूशन स्पेस कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जब मैं इनइक्वालिटी समझ लिया तो अब समझता हूँ लीनियर इनइक्वालिटी क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो स्कोप है वो ओनली लिमिटेड टू दोज इनइक्वालिटी जिसमें वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट 1 हो। जैसे इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1 सिंपल इक्वेशन, वैसे इनइक्वालिटी में भी होती होंगी स्क्वायर वाली, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी तक सीमित हैं। चलिए अब देखो, सबसे पहले जैसे मैंने बोला तुमको, पहली इनइक्वालिटी सबसे बेसिक वाली, x मोर देन 0, मतलब तुम क्या कौन सा पार्ट शेड करोगे, तुम तुम्हारी नंबर लाइन में 0 से राइट का पार्ट शेड करोगे। ध्यान से देखोगे यहाँ पर, क्योंकि मोर देन का साइन लगा हुआ है तो 0 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए तुम्हारी शेडिंग में 0 टच नहीं हो रहा है, 0 से थोड़ी जगह छोड़कर आगे शेडिंग कर रहा हूँ। वही अगर तुम एग्जाम्पल 2 को देखो तो लेस देन के साथ इक्वल भी लगा हुआ है, तो क्योंकि लेस देन है मतलब लेफ्ट में शेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन साथ में क्योंकि इक्वल है तो 0 को टच करते हुए कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। बेसिक्स ऑफ शेडिंग इन अ प्लेन। अब प्लेन मतलब 2 एक्सिस आ गई सर, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, अभी तक नंबर लाइन में था मैं। अब अगर प्लेन में आपको x मोर देन 0 बोलता है तो देखो आपकी जो y वाली लाइन है उसका पूरा का पूरा राइट पोर्शन मैंने शेड कर दिया। क्यों? क्योंकि एक बात समझो यार, x एक्सिस आपकी ये है, इसके सेंटर में 0 होता है और राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और इसके लेफ्ट साइड में x के लिए नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। इसका मतलब आप इस जगह से पूरा राइट का शेडिंग करोगे तो x पॉजिटिव कहलाएगा। तो आपको लग जरूर रहा है कि ये y के राइट में है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो आपकी वर्टिकल एक्सिस के राइट का पूरा पोर्शन इज x पॉजिटिव पोर्शन। तो आपका क्वाड्रेंट 1 हो चाहे क्वाड्रेंट 4 हो, दोनों में x पॉजिटिव होता है। अच्छा, लेकिन यहां पर मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ मोर देन का साइन है। वही अगर मोर देन के साथ इक्वल का भी साइन आ जाए तो पूरा टच कर दिया, देखो पूरा टच कर दिया। अगला, x भी मोर देन 0 और y भी मोर देन 0, मल्टीपल इनइक्वालिटी एक साथ। तो अब मैं कॉमन रीजन शेड करूंगा। x मोर देन 0 मतलब राइट का रीजन, और y मोर देन 0 मतलब ऊपर का रीजन, मतलब दोनों का कॉमन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसमें भी अगर इक्वल टू के साइन भी साथ में लगे हुए हैं तो पूरा टच करते हुए एक्सिस को करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट समझ में आया। अगला, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल में जब हम सॉल्व करते हैं तो सर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस हम अभी सीधे पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे पूरा प्रोसेस समझ लेंगे। एक बार वो प्रोसेस समझ ली तो भाई आधी लाइफ जिंगा लाला, सही बता रहा हूँ तुमको, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा तुम्हारा।
तो सबसे पहले जैसे ये एग्जांपल है, सबसे पहले तो ये देखो क्या इसमें दो वेरिएबल हैं? हाँ सर इसमें दो वेरिएबल है। क्या ये लीनियर है? हाँ, एक्स और वाई दोनों का पावर 1 है इसलिए लीनियर भी है। क्या ये इनइक्वालिटी है? हाँ, क्योंकि इक्वल की जगह लेस देन का साइन लगा इसलिए इनइक्वालिटी है। अब सबसे पहले मुझे इसे प्लॉट करना है ग्राफ में। अब सीधे इनइक्वालिटी ग्राफ में प्लॉट नहीं होती, पहले उसकी लाइन हमको ड्रॉ करनी पड़ती है, और लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें उसे काइंड ऑफ इक्वेशन की तरह ट्रीट करना पड़ता है कि 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 वाली लाइन मेरे को ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि इक्वेशन है, पर लाइन ड्रॉ करके ही मुझे पता चलेगा कि इनइक्वालिटी का रीजन किस तरफ है। तो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मुझे पॉइंट्स चाहिए कि ये लाइन किन किन पॉइंट से गुजर रही है। तो पॉइंट्स फाइंड आउट करने के सबसे शॉर्ट तरीके होते हैं सर कि आप एक बार x को 0 ले लो तो आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। सर x 0 लिया तो y 6 आ गया, और फिर आप y को 0 ले लो तो आपको पता चल जाएगा x कितना है 2। इससे क्या दो पॉइंट्स मिल गए। अगर वो दो पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए मेरे प्लेन में तो मैं उनको जोड़ के लाइन बना सकता हूं। तो ये हो गया 0,6 और ये होगा तुम्हारा 2,0। अब देखो मैंने एक्सिस बना दी यहाँ पर, एक होगी मेरी एक्स एक्सिस, एक होगी मेरी ये वाई एक्सिस। यहाँ पर मुझे पता है कि एक्स में मेरी हाईएस्ट वैल्यू 2 तक जा रही है तो ये मैंने लिख दिया 2। यहाँ पर 6 तक जा रही है तो 2, 4 और 6। और अब मैं दोनों ही पॉइंट्स को प्लॉट करता हूँ। तो पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करूंगा? पहला पॉइंट है 0,6 तो x0 y6, ये दूसरा है 2,0 2,0 तो ये हो गया 0,6, ये हो गया 2,0। अब इनको आपस में अगर मैं लाइन जोड़ दूंगा तो ये मेरे को लाइन पता चल गई कि ये मेरी लाइन है, इसके इर्द गिर्द मेरा इनइक्वालिटी होगा। अब इनइक्वालिटी कैसे फाइंड आउट करोगे? तो अब आप देखोगे कि आपकी इनइक्वालिटी में x और y इनके कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं या नहीं है। तो सर x का कोफिशिएंट है 3, y का कोफिशिएंट है 1, दोनों ही प्लस में है। तो आप एज इट इज अब ये देख लो कि आपका जो लेस देन वाला या मोर देन वाला जो भी साइन है वो x और y की तरफ कैसे है। सर लेस करके है, x की तरफ लेस और y की तरफ भी लेस। तो कोई भी एक उठा लो, दोनों तरीके से काम हो जाएगा। x की तरफ x की तरफ लेस का मतलब होता है लेफ्ट, और y की तरफ लेस मतलब नीचे। y की तरफ मोर का साइन होता तो ऊपर, और x की तरफ मोर का साइन होता तो राइट में। तो x लेफ्ट राइट देखता है, y ऊपर नीचे देखता है। ठीक है, अब क्या दोनों के ही नजरिए से लेफ्ट में है और नीचे है, तो यार रीजन जो तुम्हारा शेड करना है तुमको वो तो यही वाला आएगा, इस तरफ का ये रीजन तुम्हारा शेड हो गया। तो अब मैं इसका आंसर क्या बोलूंगा? इसका आंसर कोई नंबर में नहीं दिया जा सकता, इसका आंसर ये ग्राफ है जो कि बता रहा है कि ये रेड वाली लाइन के नीचे शेडिंग होनी है या लेफ्ट में शेडिंग होनी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई दोस्तों? अब ये जो हमने इस पूरे एग्जाम्पल में प्रोसेस फॉलो करी इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बनाना पड़ेगा। जब तक आप इक्वेशन नहीं बनाते उसको तब तक आप लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओगे। दूसरा, जब आप उसे इक्वालिटी बना दोगे, इक्वेशन बना दोगे, तो फिर आपको दो पॉइंट्स चाहिए। तो आप एक काम करो, x को 0 मानो और एक बार y को 0 मानो, तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। वो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, उनको जोड़कर आपको जो दो पॉइंट्स मिले उनको जोड़कर आप एक स्ट्रेट लाइन बना लो। तो ये रेड वाली स्ट्रेट लाइन बन गई मेरी। ये होने के बाद अब मैं क्या करना चाहता हूँ, शेडिंग करूंगा। और शेडिंग के लिए मेरा बेसिस होना चाहिए कि x पॉजिटिव तो राइट, x नेगेटिव तो लेफ्ट, y पॉजिटिव तो अप और y नेगेटिव तो डाउन। लेकिन ये कंपैरिजन करने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी इनइक्वालिटी जिस फॉर्मेट में है ना, तो आपके x और y के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हो जाएं, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो अभी कुछ आएगा नेगेटिव वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर ये वाले पॉइंट समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जैसे ये आ गया आपका x माइनस वाई इज लेस देन -2, तो यहाँ पर देखो यार, सबसे पहले तो मैं इसे इक्वेशन बना दूं। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। अब मुझे प्लॉटिंग के लिए पॉइंट्स चाहिए, तो x को मानता हूँ 0 तो y हो जाएगा 2, और जब y को मानता हूँ 0 तो x हो जाएगा -2। तो मेरे को जो कोऑर्डिनेट्स मिले वो क्या मिले सर? मेरे को कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स मिले 0, 2 और -2, 0। अब मुझे इस तरीके से बनानी पड़ेगी ये ग्राफ कि भाई मेरा x एक्सिस नेगेटिव भी रहे इसमें, क्योंकि -2 भी जा रहा है ना। ठीक है, तो लो भाई अब इनको प्लॉट करते हैं हम लोग। सबसे पहले -2, तो ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, तो -2, 0, तो x -2 तो y 0। दूसरा x 0 तो y +2, ये +2 हो गया y। तो इसको बोल देता हूँ 0,2, इसको बोल देता हूँ -2, 0। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दूंगा, स्ट्रेट लाइन बना दूंगा।
इन दोनों को जोड़ के जो स्ट्रेट लाइन मेरी बन गई, अब मुझे इसमें इनइक्वालिटी देखनी है। अब मैं वही देखूंगा कि एक्स और वाई जिसको भी आप पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बना रहे हो उसके कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अब जैसे एक्स का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है और एक्स की तरफ लेस देन का साइन है, मतलब शेडिंग होनी चाहिए मेरी लेफ्ट में। तो ये सिर्फ एक्स को देख के मैंने ये उत्तर निकाल दिया कि शेडिंग लेफ्ट में होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वाई के थ्रू भी मैं आपको इस बात को बताऊं तो मैं पहले क्या बोलूंगा आपको पता? पहले मैं बोलूंगा कि देखो ये जो वाई है नेगेटिव है, तो ये उत्तर आंसर उल्टा दे रहा है मेरे को, तो मैं वाई को पॉजिटिव करता हूं तो मुझे उसके लिए राइट साइड में डालना पड़ेगा वाई को। अब वाई को देखो, वाई की तरफ कौन सा साइन है, लेस देन का कि मोर देन का? मोर देन का। तो देखो आपकी शेडिंग ऊपर होनी चाहिए, अरे ऊपर ही तो हो रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि दोनों को देखना है, एक्स या वाई किसी एक से भी आप शेडिंग का एरिया समझ जाते हो, शेडिंग ऊपर ही तो हो रही है। जो जो एरिया मैंने शेड किया है क्या वो लाइन के नीचे है? नहीं ना, ऊपर ही तो है। चाहे उसको लेफ्ट बोल दो चाहे ऊपर बोल दो, लाइन ध्यान से देखो तो तुम समझ जाओगे कि लेफ्ट है या ऊपर है, एक ही बात है यहाँ पर। अगला, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल में कभी ऐसे भी सवाल आते हैं जो ओरिजिन से होकर निकलते हैं। ये एक और वैरायटी, तो मैंने बोला क्यों ना मैं वैरायटी एग्जांपल्स में लेकर ही निपटा दूं उसको। तो ये देखिए सर, इसको हम लोग एज ए इक्वेशन बना दें तो 2y इज इक्वल्स टू एक्स। अब उसमें अगर हम x की जगह 0 रख दें तो y की जगह भी 0 आ जाएगा। तो अगर x की जगह 0 रखा तो y 0 आया, तो y 0 रखोगे तो x भी 0 आएगा। तो एक कोऑर्डिनेट तो मिल गया कि ओरिजिन से पास हो रहा है 0 0 से, लेकिन कुछ और कोऑर्डिनेट्स चाहिए मुझे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, y को 1 मान लेता हूँ तो x मेरा 2 आ जाएगा। तो एक और कोऑर्डिनेट मेरे पास हो गया सर, दैट इज 2,1। अब मैं थोड़ा इसको ड्रॉ भी कर सकता हूँ भाई, है ना। 2 पॉइंट्स जब तक मिलेंगे नहीं तब तक कहानी नहीं बनेगी ना। तो 0 0 एक पॉइंट ये और एक है 1 2, तो ये 2 मान लेता हूँ और ये 1, तो 2,1 मतलब यहाँ पर ये हो गया 2,1 हमारा। इनको जोड़ते हैं सर, इनको जोड़ते हैं, ओरिजिन को और इसको, ये जुड़ गए दोनों। अब वो माइंड मत करना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे निकला है, तो ये ओरिजिन और ये दोनों जुड़ गए, ठीक है। ये लाइन बन गई। अब आपको फिर से शेडिंग देखनी है। अब ध्यान से देखोगे अगर आप, तो y का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, x का भी पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव भी नहीं। तो x के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो x बोल रहा है मोर देन, x की तरफ मोर देन का साइन है ना, x बोलेगा राइट में शेडिंग करो। और y के नजरिए से देखोगे तो y बोलेगा लेस देन, नीचे शेडिंग करो। एक ही तो बात है, राइट में कर दूं चाहे नीचे कर दूं, बात तो एक ही हुई, शेडिंग तो उसी तरफ हो रही है ना, लाइन के, लाइन के ऊपर तो हो नहीं रही शेडिंग। तो बस वही वाली बात यहाँ पर भी समझ में आ गया। अच्छा, अभी तक जो हम पहले 3 एग्जाम्पल लिए तो उसमें हमारी जो इनइक्वालिटीज थी वो हम इंडिविजुअल लेवल पर डील कर रहे थे कि भाई एक इनइक्वालिटी एक इनइक्वालिटी एक इनइक्वालिटी। लेकिन सर जो रियलिटी में प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, उसमें क्या होता है, मल्टीपल इनइक्वालिटीज होती हैं और आपको फाइनल सॉल्यूशन जो देना है ना वो कॉमन रीजन कहलाएगा। मतलब जैसे अगर मैं ये 4 हैं, इन चारों को अलग अलग प्लॉट करूं अगर डायग्राम में, जैसे ये मेरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो x मोर देन 0 बोल रहा है, तो x मोर देन 0 कहने का मतलब है उसका ये, तो उस हिसाब से तो शेडिंग ये हुई। वही अगर मैं दूसरा वाला लूँ कि y मोर देन 0, तो उसके कहने के हिसाब से तो ये वाली शेडिंग होनी चाहिए। अभी इंडिपेंडेंटली सोच रहे हैं, फिर सबको मर्ज करके सोचेंगे। उसके बाद अगला है x इज मोर देन लेस देन 6, तो मान लो कि ये x है, ये मैंने यहाँ पर -6 लिया है, यहाँ पर +6 लिया है, मोर देन 6 बोल रहा है, मतलब वो कहना चाहता है कि आपकी शेडिंग जो है वो ये जो 6 है इसके राइट में होनी चाहिए, मोर 6 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए x की, 6 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब 6 के लेफ्ट में नहीं आना कोई। ये थर्ड इनइक्वालिटी है। फिर फोर्थ इनइक्वालिटी बोल रही है y इज लेस देन 7, तो मान लो यहाँ पर आपका y बैठा हुआ है, y की 7 वैल्यू बैठी हुई है यहाँ पर, तो उससे नीचे होने को बोल रहा है वो, मतलब शेडिंग जो आपको करनी है इट शुड बी बिलो दिस 7 वाली लाइन, y इक्वल्स टू 7 वाली लाइन के नीचे। और जो आखिरी इनइक्वालिटी है आपकी वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 वाली, तो वो तो आप समझ ही गए होगे कि अगर x को 0 लेता हूँ यहाँ पर तो y 12 आता है, और y को 0 लेता हूँ तो x 12 आता है, मतलब मेरे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0,12 और 12,0। यही हुआ। तो इसकी भी जो लाइन हमारी बनेगी सर वो भी इस तरीके से बन जाएगी कि ये लो भाई 12 12, ये 12 0 और ये हो गया 0 12, एकदम बढ़िया से 45 डिग्री का ये वाला लाइन बन गया। ये आखिरी लाइन हो गई। तो 1 2 3 4 5, लेकिन अब इसकी शेडिंग, हाँ सॉरी इसकी शेडिंग बाकी है, x प्लस वाई लेस देन 12, तो लेस देन मतलब इस तरफ, लेफ्ट या नीचे जो भी बोल दो। अब इन सब को जब तुम मर्ज करने जाओगे ना तो एक कॉमन फिगर बनेगा तुम्हारा जिसमें एक ही प्लेन में ये सब दिख रहे होंगे।
एक ही प्लेन में ये सब दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लू लाइन से पहले ये आखिरी लाइन बना देता हूँ। ये 7 के लिए लाइन बनानी है मुझे, तो क्योंकि ये 12 है तो 7 इसके नीचे कहीं होगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये 12 जीरो है ना, 0,12। और ये वाली जो लाइन है तुम्हारी, जो ऊपर वाली लाइन है जो ऐसे वर्टिकल जा रही, हॉरिजॉन्टल जा रही, इसका जो कटिंग वाला पॉइंट है ये 0,7 है, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको नीचे बनाया है 0,7, क्योंकि y इक्वल्स टू 7 वाली लाइन है। फिर x इक्वल्स टू 6 वाली लाइन है, तो ये है आपका 12,0, तो वो वाली लाइन भी इसके पीछे होगी कहीं, यहाँ कहीं पीछे होगी वो वाली लाइन भी, 6 वाली 12 के पीछे आधे में कहीं, है ना। तो ये x इक्वल्स टू 6 हो गई। और फिर बोल रहा है कि आपकी शेडिंग, क्योंकि x भी मोर देन 0, y भी मोर देन 0 है, तो आपका जो भी सॉल्यूशन है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और किसी क्वाड्रेंट में आपको जाना नहीं, मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अब अगर इन सब का कॉमन रीजन निकालने जाऊं ना मैं, तो पता मेरा कॉमन रीजन ये आएगा, ये मेरा कॉमन रीजन आएगा। आप देखो ना, y इक्वल्स टू 7 वाली लाइन से नीचे, ये टेढ़ी वाली लाइन से भी नीचे, इस तरफ से राइट में, इस तरफ से ऊपर, x वाले से लेफ्ट में, समझ रहे हो बात को। अरे ये x लेफ्ट में था भाई, मैंने राइट में क्यों ले लिया, लेस देन था ना ये, तो ऐसे आना चाहिए था। तो ये जो तुम्हारा रीजन मैंने बहुत ज्यादा शेड कर दिया, डार्क शेडिंग कर दी है जिसकी, इस रीजन में अब तुमको ढूंढने पड़ेंगे पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। इनको नाम दे देता हूं मैं, O P Q R S। अब O की तो दिक्कत नहीं भाई, O तो हो गया तुम्हारा ओरिजिन, O तो हो गया 0,0। अब चाहिए तुम्हें P। तो P एक ऐसा पॉइंट है जो 7 वाली लाइन को काट रहा है वर्टिकल एक्सिस के साथ, तो वहां y की वैल्यू 7 है लेकिन x की वैल्यू 0 है, 0,7। रही बात तुम्हारी Q के पॉइंट की, तो Q एक ऐसा पॉइंट है जो तुम्हारी x प्लस वाई, मतलब पांचवी वाली लाइन को 7 वाली लाइन के साथ काट रहा है, इस वाले के साथ इस वाले को काट रहा है, चौथी और पांचवी लाइन को। तो y की जगह अगर मैं 7 डाल दूं तो x की जगह 5, तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा 5,7, तभी तो सेटिस्फाई करेगा ना 12। और वही अगर तुम r की बात करो, तो r एक ऐसा पॉइंट है जो काट रहा है तुम्हारी x प्लस वाई वाली लाइन को x इक्वल्स टू 6 के साथ, तो वहां x भी 6 और y भी 6 हो जाएगा, तभी दोनों 12 हो जाएंगे। और लास्ट में जो तुम्हारा s आ रहा है वो तो कुछ नहीं है भाई, वो तो तुमने 6 वाली लाइन उससे काटी है, तो ये आ गया 6,0। इनको बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस के पॉइंट्स, इनके इर्द गिर्द, मतलब इन सब के बीच में कॉमन रीजन है। तो डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आया तो डायग्राम देखकर हमको समझना पड़ेगा कि कौन सा एरिया शेड करना है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो आपसे उसके पॉइंट्स पूछ सकता है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं। ये कॉर्नर पॉइंट्स भी सिखा दिया, डायग्राम भी दिखा दिया, ठीक है सर। तो हमने भाई एकदम आखिरी लेवल तक देख लिया। अब देखो टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या आती है। टाइप ऑफ प्रॉब्लम की बात करूं तो वर्ड प्रॉब्लम टू इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी टू ग्राफ, ग्राफ टू इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी टू सॉल्यूशन स्पेस पॉइंट। मतलब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम होगी, उसे इनइक्वालिटी फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, इनइक्वालिटीज होंगी उसे ग्राफ में फॉर्मेट कन्वर्ट करो। अब ग्राफ बनाना नहीं है, एमसीक्यू में ऑप्शन में ग्राफ होगा। ग्राफ दिया है तो इनइक्वालिटी बताओ कि कौन सी इनइक्वालिटी सही है, ग्राफ क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर इनइक्वालिटी दी होगी और आपसे पूछेगा कि कॉमन रीजन के सॉल्यूशन स्पेस पॉइंट बताओ, ये वो होगा जो मैंने सबसे आखिरी में किया, ठीक है। पर एमसीक्यू आने की वजह से काम आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ फ्रेशर, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन। नंबर ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन को आपको एक्स मानना है और नंबर ऑफ फ्रेशर को आपको वाई मानना है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि यू कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, मतलब टोटल रिक्रूटमेंट 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 9। अप टू 9 चलेगा, हाँ अप टू 9 चलेगा, शुड नॉट बी मोर देन 9, मतलब अप टू 9 मतलब लेस देन इक्वल टू 9। तो अब आपको ऐसी इनइक्वालिटी चेक करनी जहां एक्स प्लस वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 हो, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखो क्योंकि x का मतलब नंबर ऑफ पर्सन है और y का मतलब भी नंबर ऑफ फ्रेशर पर्सन है, और नंबर ऑफ पर्सन कभी नेगेटिव होते नहीं है। तो x की वैल्यू भी 0 या उससे बड़ी होगी, y की वैल्यू भी 0 हो सकती है लेकिन उससे नीचे नहीं जा सकती, उससे बड़ी होगी, तो 0 या मोर देन 0। तो ये इंप्लाइड इनइक्वालिटी हो गई। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें x प्लस वाई लेस देन 9 है, x भी मोर देन 0, y भी मोर देन 0, ठीक है। ये क्यों गलत हो गया सी, क्योंकि यहाँ तो मोर देन का साइन लगा है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और नॉट इक्वल टू वाली तो कोई बात ही नहीं है सर, ऐसा तो बोला नहीं, नॉन नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट, ऑन द एवरेज एक एक्सपीरियंस व्यक्ति 5 यूनिट बनाता है, एक फ्रेशर व्यक्ति 3 यूनिट बनाता है। तो जितने भी फ्रेशर लोग होंगे इंटू 3 प्रोडक्शन पता चल जाएगा, जितने भी एक्सपीरियंस पर्सन है इंटू 5 कर दोगे तो एक दिन का उनका प्रोडक्शन पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई। अब आपसे बोल रहा है कम से कम तुम लोगों को मिलकर 30 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाना है,
मतलब इसकी वैल्यू 30 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम अलाउड नहीं है ना, 30 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। द रूल्स एंड द रेगुलेशन डिमांड करते हैं कि एम्प्लॉय शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स टू 1 फ्रेशर हैंड। इसका मतलब उनका ये कहना है कि अगर आपके पास फ्रेशर एक है ना, तो आप 4 एक्सपीरियंस रख सकते हो, 3 एक्सपीरियंस भी रख सकते हो, 5 तक रख सकते हो, लेकिन 5 से ऊपर मत जाना। मतलब उस रेशियो को ऐसा मत करना कि एक्सपीरियंस 6 हो गए और फ्रेशर एक ही है। हाँ, अगर आपके पास 2 फ्रेशर हो जाए तो फिर आपके पास 10 तक की लिमिट हो जाएगी, 6, 7, 10 तक की लिमिट हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर देख के समझ में आ रहा है आपको कि x की वैल्यू आपकी y के 5 टाइम्स से बड़ी नहीं जानी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। x की वैल्यू मतलब एक्सपीरियंस पर्सन की वैल्यू फ्रेशर के 5 गुना, तो 1 है तो 5 टाइम उससे छोटी चलेगी, बड़ी नहीं चलेगी। और लेस देन इक्वल टू, अप टू भी चलेगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? x की तरफ लेस देन का साइन इसमें नहीं है, इसमें x की तरफ लेस देन का साइन सही है ये, और इसमें y की तरफ मोर देन है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप x अपॉन 5 लाइक दिस। तो y की तरफ मोर का साइन और x की तरफ x अपॉन 5 की तरफ लेस का साइन, तो ये भी बिल्कुल ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और सी, लेकिन पेपर में अगर ऐसा सवाल आता है तो कोई एक ही सही आंसर होगा। अब फिर दूसरा कंडीशन आपको यहाँ पर ये दिया है। अब अगला पार्ट आपसे दूसरा तरीका बोलता है। अगला पार्ट बोलता है कि यूनियन फॉरबिड करता है टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेशर पर्सन। मतलब अगर आपने एक फ्रेशर रखा है तो कम से कम मिनिमम 2 एक्सपीरियंस तो करने ही पड़ेंगे, 3 चलेंगे, उससे कम नहीं चलेंगे। इसका मतलब ये समझ में आया, एक्स की वैल्यू वाई के 2 टाइम्स से ज़्यादा या बराबर चलेगी, कम नहीं चलेगी। तो एक्स की तरफ मोर देन का साइन गलत, मोर देन है लेकिन इक्वल नहीं है, गलत। एक्स की तरफ मोर देन है चलेगा, ये लेस देन है नहीं चलेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बस इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो कि एक्स अपॉन 2 यहाँ कर दो और वाई यहाँ कर दो, वो तो कन्वर्जन हो जाता है। कुल मिला के किसी एक को पकड़ के लेस देन मोर देन चेक कर लिया करो। फिर आपके पास जैसे ये ग्राफ आया x प्लस वाई लेस देन 9। अब यार x प्लस वाई लेस देन 9, तो 0, 9 और 9, 0 यही दो पॉइंट बनेंगे। तो ग्राफ तो तीनों सही है, लेकिन शेडिंग किसकी सही है? x की तरफ भी लेस, y की तरफ भी लेस, मतलब लेफ्ट और नीचे, ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं। द ग्राफ टू एक्सप्रेस इनइक्वालिटी दिस वन 5x प्लस 3y मोर देन 30। तीनों के ग्राफ तो सेम है, मतलब पूरा का पूरा आंसर डिपेंडेंट है शेडिंग पर, क्योंकि दोनों तरफ मोर देन का साइन है, मतलब बाहर राइट की तरफ या ऊपर की तरफ, तो शेडिंग हो रही है सी। अगला, द ग्राफ टू एक्सप्रेस इनइक्वालिटी y इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2x। y लेस देन 1/2x से मतलब ये ओरिजिन से आपका पास होगा। अगर आप x को 0 रखते हो तो y भी 0, y को 0 रखते हो तो x भी 0। मतलब आपका a और c ये तो गलत हो गया, b और c में d में से ही कोई सही ऑप्शन है। अब शेडिंग देखो, y की तरफ लेस का साइन, मतलब y के हिसाब से नीचे, नीचे मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, अगला ये वाला देखो आप, यहाँ पर आपके पास 4 लाइन दी हुई हैं और एकदम बीच में शेडिंग की हुई है। तो मैं बोलता हूँ इसको ना पहले शेडिंग के हिसाब से देख लो, कि अगर तुम L1 के हिसाब से देखोगे तो बाहर शेडिंग हुई है, L3 के L2 के हिसाब से देखोगे तो अंदर शेडिंग हुई है, L4 के हिसाब से देखोगे तो राइट में शेडिंग हुई है, L3 के हिसाब से देखोगे तो लेफ्ट में शेडिंग हुई है। इसी तरीके से हम इनइक्वालिटी चेक करते जाएंगे। अब जैसे सबसे पहले L1 उठाया मैंने, 5x प्लस 3y, L1 के बाहर हो रहा है शेडिंग, बाहर हो रहा है, मतलब x की तरफ मोर देन का साइन होगा, मोर देन का साइन, तो ऑप्शन ए गलत हो गया क्योंकि लेस देन का साइन है ना। तो अभी भी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी जीवित नहीं है, क्योंकि वहां आपने मोर देन का साइन लगा दिया। इक्वल भी लगाना चाहिए था क्योंकि टच हो रहा है ना, पूरा गैप नहीं है। दूसरी लाइन है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अगर आप दूसरी लाइन के हिसाब से देखो तो अंदर की तरफ मतलब लेफ्ट में शेडिंग हुई है, मतलब x लेस होना चाहिए, तो x की तरफ लेस देन का साइन, यहाँ x की तरफ लेस देन का साइन है, यहाँ मोर देन का साइन है, तो ये भी गलत हो गया। मतलब ऑप्शन बी अकेला सही आंसर है। लेकिन ताकि आप पूरा चेक करो, उन्होंने ऑप्शन ई नन ऑफ दीज भी रखा हुआ है। तो हालांकि ऑप्शन बी सही है, लेकिन हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों लाइन तो सही है। अब तीसरी लाइन है आपकी L3। L3 को अगर आप देखोगे तो उसने ऊपर शेडिंग करी, मतलब y की तरफ मोर का साइन होना चाहिए, है y की तरफ मोर का साइन। L4 को देखोगे तो y की तरफ मतलब नीचे शेडिंग करी है, तो y की तरफ लेस का साइन होना चाहिए, ये भी ठीक है सर। फिर ये वाला जो क्वेश्चन हमने बोला था सर आपका प्लॉटिंग पॉइंट्स वाला, तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक में वो दिया हुआ है आपका कि सॉल्यूशन पॉइंट्स। तो हालांकि मैंने एग्जांपल से करवा दिया, तो मैं फिर से यहाँ पर रिपीट नहीं करवा रहा हूँ, पर मैं आपको बस अप्रोच बता रहा था। अब यहाँ पर भी देखो कि विटामिन ए, विटामिन बी मिनिमम इतना इतना चाहिए, है ना, और आपके पास इसकी 2 मील्स हैं, इसकी 1 मील्स है, तो एक बताना आपको कि 1 यूनिट ऑफ फूड, अगर आपने फूड 1 खाया 2 यूनिट, तो आपको 2 विटामिन मिल गए।
तो हर जगह पर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट बोल रहा है कि एटलीस्ट इतना तो विटामिन होना ही चाहिए। तो सारे के सारी इनइक्वालिटी मोर देन वाली आएंगी कि वैल्यूज मोर देन होनी चाहिए, कि मेरा इनटेक, विटामिन का इनटेक उस 9 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ देखो लेस देन लेस देन लेस देन है, तो ये गलत हो गए सारे। यहाँ लेस मोर का मिक्स से गलत हो गए। यहाँ सारे मोर देन है और यहाँ भी सारे मोर देन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है ये वाली कंडीशन का। क्या ये कंडीशन लगाना जरूरी था यहाँ पर? बिल्कुल जरूरी था। हाउ कैन समबडी टेक नंबर ऑफ नेगेटिव यूनिट्स ऑफ फूड? पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखो सारी शेडिंग बाहर की तरफ हो रही है, सारी शेडिंग, मतलब सभी के सभी राइट साइड में जा रहे हैं। तो एक्स हर जगह एक्स की तरफ मोर देन का साइन होना चाहिए, मोर 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 मोर। फिर से ऑप्शन सी, वही क्वेश्चन का ग्राफ था एक्चुअली। फिर यहाँ पर देखो आप, तो अब क्या क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 ये सब जो हो गए, अब आपके मतलब कुछ खास अब इसमें बचा नहीं है, क्योंकि हमने सारी वेराइटीज ऑलरेडी कवर कर दी है। ठीक है, तो मैं अब एक एक क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ इसका, फास्ट ट्रैक में भी करवाया था मैंने, बट अब मेरे हिसाब से 25 मिनट इसको देना वॉज इनफ, है ना जी। तो इसके साथ हमारा लीनियर इनइक्वालिटी यहाँ पर पूरा होता है। और अब हम लोग सर जंप करने वाले हैं हमारे इक्वेशंस के टॉपिक के लिए। तो लेट मी कम टू इक्वेशंस इक्वेशंस इक्वेशंस। तो अब आ गया सर अपना इक्वेशंस, और ये इक्वेशंस में चालू कर देता हूँ फटाफट। इक्वेशन का मतलब क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। दूसरा सॉल्यूशन और रूट, इंपॉर्टेंट टर्म। कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है, एक्स की वैल्यू आती है, वाई की वैल्यू आती है, जेड की वैल्यू आती है, उनको सॉल्यूशन बोला जाता है। रूट भी बोला जाता है, लेकिन रूट से कंफ्यूज मत हो जाना कि ये स्क्वायर रूट वाला रूट नहीं है, इक्वेशंस के रूट हैं ये। फिर आता है अगला डिग्री। डिग्री का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल है, जो कि आपका अननोन वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट पावर क्या जा रहा है। अगर एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो पावर 2, एक्स क्यूब के फॉर्मेट में इक्वेशन तो पावर 3, मतलब जो भी वेरिएबल्स उनका हाईएस्ट पावर क्या है। अगला, ये पूरे चैप्टर को अगर हम एक फ्रेमवर्क में देखें, चार्ट में देखें सर, तो इस चैप्टर में हमारे पास 3 टाइप के सवाल आते हैं। पहले कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ, सॉल्यूशन और रूट निकालो। दूसरा वर्ड प्रॉब्लम। तीसरा क्वाड्रेटिक की स्पेशल प्रॉब्लम्स। सबसे ज़्यादा मेहनत अगर आपको कहीं लगती है तो वह है क्वाड्रेटिक। सबसे इजी अगर आपका कोई है तो वह है फाइंड द सॉल्यूशन एंड द रूट, क्योंकि ये सीधे ऑप्शन से हो जाता है। रही बात वर्ड प्रॉब्लम की, तो वो भी ऑप्शन से होती है, लेकिन उसकी इंग्लिश थोड़ी समझनी इंपॉर्टेंट है। तो हम कुछ चुनिंदा वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, क्वाड्रेटिक को बहुत डिटेल में करेंगे। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन से हो जाता है तो उसके बारे में फंडामेंटल ना सीखें, नहीं, फंडामेंटल तो सारे करेंगे। मैं एमसीक्यू के अप्रोच से बोल रहा हूं कि एक्सरसाइज ए, सी, डी, जी और एच ये प्लेन वैनिला है, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम्स वाली ये 3 एक्सरसाइज और 2F, इनके मैक्सिमम क्वेश्चंस अच्छे हैं, जो हम देखेंगे भी अच्छे से। ठीक है, पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो सारे करेंगे। अब सबसे पहली इक्वेशन आती है आपकी सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन आपको क्या बोलती है? मैं सबसे सिंपल हूँ, एक ही डिग्री, मतलब इक्वेशन में सारे वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर 1 होगा। दूसरा, अगर आप मुझे सॉल्व करते हैं तो मैं एक ही आंसर दूंगा आपको। तो सिंपल इक्वेशन का रूट भी 1 होता है, डिग्री भी 1 होती है। अब हर इक्वेशन में हमें फॉर्मेट भी समझते चलना है। फॉर्मेट मतलब उसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हो आप। जैसे अब यहाँ पर लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी, तो x हो गया, इसका पावर 1 ही है। b मतलब कांस्टेंट हो गया। a मतलब हो गया जो x के साथ मल्टीप्लाइड है। अब वो a की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली कोएफिशिएंट। ठीक है, फिर सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इस तरह की कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई टेंशन नहीं है सर। जैसे मान लो 3x - 10 इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है, लेट से कितना दे दूं मैं, 8। तो बताइए x की वैल्यू क्या है? तो कोई मेथड की क्या जरूरत है इसमें? 3x इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 6। तो ऐसी इक्वेशंस में कोई मेथड की जरूरत नहीं होती। लेकिन अभी ये जो इक्वेशन का क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a की वैल्यू क्या है, तो वो तो 3 ठीक बोलोगे आप, लेकिन b की वैल्यू अगर आपने -10 बोल दी तो वो गलत है। तो पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। 3x - 18 इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड हमेशा 0 होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो अब देखो b की वैल्यू क्या कहलाएगी? b की वैल्यू कहलाएगी -18। समझ गए? सिंपल में तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक पढ़ते हो ना, क्वाड्रेटिक में इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि ए बी सी डी की वैल्यू के हिसाब से आपका सॉल्यूशन निकलता है। इसलिए ए बी सी शुरू से सिखाते चल रहा हूँ आपको। अब जैसे ये इक्वेशंस हैं 2a, इसमें देखो सारी इक्वेशंस को आप ऑप्शन से भी डाल सकते हो, खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी कुछ करवाने की आपको जरूरत नहीं है, सीधे मैं जंप कर जाता हूँ सर इसके वर्ड प्रॉब्लम्स में। दैट इज एक्सरसाइज 2b। अब वर्ड प्रॉब्लम में भी देखो ये बहुत ईजी वर्ड प्रॉब्लम्स है। सम आपका 52 है, डिफरेंस आपका 2 है। ऑप्शन ए और बी तो पहले ही एलिमिनेट हो गए,
फिर बचे ऑप्शन सी, उनका सम भी 52 हो रहा है, डिफरेंस भी 2 है। आगे बढ़ जाओ। डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, वन ऑफ द साइड इज 4, तो एरिया बता दो। यहाँ थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम यूज हो गया। कैसे सर? आपको रेक्टेंगल दे दिया और फिर बोल रहा है रेक्टेंगल का डायगोनल हमको पता है, दैट इज 5, और उसमें से कोई एक साइड 4 है, बताओ तीसरी साइड क्या होगी। हालांकि अगर पाइथागोरस को अच्छे से जानते हो तो 3, 4 और 5 एक ट्रिपलेट होता है, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है ये वाली साइड 3 होगी, और अगर ये वाली साइड 3 होगी, ये वाली साइड 4 होगी, तो एरिया निकालने अगर आप जाओगे तो एरिया आपका हो जाएगा 3 इंटू 4, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो बात को? लेकिन जिनको नहीं पता ये 3 कैसे आया, मैं बता देता हूँ। कोई भी ऐसा ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल हो, जैसे कि यहाँ पर नाम दे देता हूँ मैं ABC, तो उसमें जो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट वाली साइड होती है, जिसको कि हाइपोटेनस बोला जाता है, वो बाकी दो साइड्स की लेंथ को अगर आप स्क्वायर करके जोड़ते हो ना, उसके बराबर इसका भी स्क्वायर होता है। तो यहाँ अगर मैं 5 स्क्वायर लिख दूँ और यहाँ अगर मैं 4 स्क्वायर लिख दूँ, तो ये जो BC मुझे नहीं पता था, सॉरी AB मुझे नहीं पता था, BC की जगह मैं 4 स्क्वायर लिख दूँ तो AB मुझे पता चल जाएगा। तो कैसे निकालोगे AB? 25 माइनस 16, 9 आ गया। तो AB का स्क्वायर आपका 9 के बराबर है। तो AB की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 3 मतलब ये यहाँ 3 आ गया। अब इससे लेंथ और ब्रेथ पता चल गई, तो 3 4 12। ठीक है, अगला डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट, जहाँ पर अब आपको बोल रहा है कि पहले पार्ट का 3 गुना और दूसरे पार्ट का 1/3, अगर आप दोनों को जोड़ते हो तो 48 आता है। तो यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन को उठाना है, पहले पार्ट का 1/3 निकालना है, 3 टाइम्स करना है, दूसरे पार्ट का 1/3 निकालना है, दोनों का गैप निकालना है। जैसे अगर मैं ऑप्शन ए ही ले लूँ, तो पहले वाले पार्ट को अगर मैं 3 टाइम्स करता हूँ तो 60 आएगा, दूसरे वाले पार्ट का अगर मैं 1/3 करता हूँ तो 12 आएगा, और फिर आप दोनों का अगर गैप लेते हो तो इट विल गिव यू 48 का गैप, विच इज ऑप्शन ए ओनली करेक्ट है। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट, ध्यान रखिए डिजिट और नंबर दो अलग चीजें होती हैं। सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 10, तो डिजिट्स का टोटल 10 आना चाहिए। तो 37 और 73 दोनों का टोटल 10 है, तो सी गलत हो गया। फिर बोल रहा है अगर उसमें से आप 18 सब्ट्रैक्ट करते हो नंबर में से, तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा ना, उसमें दोनों ही डिजिट इक्वल होने चाहिए। डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर शुड बी इक्वल। तो 37 में अगर मैं 18 माइनस करता हूँ, 19 आ रहा है, वहाँ पर तो एक 1 है और एक 9 है, नहीं है इक्वल। 73 में अगर मैं 18 माइनस करता हूँ तो 55 आ रहा है, तो अगर इसमें 18 माइनस किया आपने तो 55 आ रहा है, इसके दोनों डिजिट सेम है। इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द 6 पार्ट बाय 4। तो नंबर का फोर्थ पार्ट मतलब 1/4 करोगे और 1/6 करोगे, और दोनों के बीच का गैप 4 होगा। जैसे कि यहाँ ऑप्शन सी मेरे को याद है, तो टाइम बचेगा इसलिए मैं सीधे वो ले लिया। बाकी लॉजिक समझाने के लिए 48/4, 48/6, दोनों पार्ट में अगर मैं बोलूँ फोर्थ वाला पार्ट, तो वो 4 एक्सीड करना चाहिए। ये 12 4 जा 48, 6 8 जा 48, ये लो 4 एक्सीड कर रहा है। फिर 10 years ago द एज ऑफ द फादर वॉज 4 times ऑफ हिज सन। फिर 10 year हेंस, हेंस का मतलब बता दूं आपको, हेंस मतलब लेटर होता है, अगो मतलब तो बिफोर होता है। समझ में आती बात? तो प्रेजेंट एज आपको दी हुई है, अब आपको चेक करके बताना भाई इसमें से कौन सा सही आंसर है। तो 50 और अगर 20 में ले लूँ तो 10 years ago मतलब 40 और 10, तो क्या 4 times की रिलेशनशिप थी 10 साल पहले? हाँ। 10 साल बाद चले जाओगे तो 60 और 30, तो क्या 10 साल बाद ट्वाइस की रिलेशनशिप है? हाँ, वो भी फॉलो कर रही, 32 जा 60। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, भाई ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द डिनोमिनेटर बाय 2 इफ 5 इज एडेड द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिट। कोई भी फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिट ही तभी होता है जब तुम उसमें उतनी ही वैल्यू जोड़ो जितनी डिनोमिनेटर में वैल्यू हो। समझो ना बात को, जैसे तुम्हारे पास 3/4 दिया है, अगर मैं उसमें 4 जोड़ दूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली 4 4 जा 16 3 जा, सॉरी 4 4 जा 16 3 19/4, ये जो नया फ्रैक्शन तुम्हारा बन रहा है ना, ये ऑब्वियसली इससे 1 बड़ा है। इसका रीजन बताऊं मैं तुमको, क्योंकि बेस 4 है ना, तो इसमें 1 जोड़ना मतलब 4/4 जोड़ना। समझ रहे हो आप? तो अगर आप अपने न्यूमरेटर में उतनी ही वैल्यू जोड़ रहे हो, आप अपने न्यूमरेटर में उतनी ही वैल्यू जोड़ रहे हो जितना डिनोमिनेटर है, आप अपने न्यूमरेटर में उतनी ही वैल्यू जोड़ रहे हो जितना डिनोमिनेटर है, तभी वो इंक्रीजेस बाय यूनिटी होगा। तो अब क्योंकि यहाँ पर 5 ऐड कर रहा है और 5 मेरे पास ऑप्शन डी में ही है, तो अगर 3/5 में ऊपर 5 ऐड कर देता हूँ न्यूमरेटर में, तो बन जाएगा 8/5। अब क्या मतलब हुआ, 3/5 में 5/5 जोड़ते हैं तो 8/5 ही आता है ना, तो ये जो गैप है 1 का ही तो है, वैसी वाली बात है। ठीक है, बहुत बार करवा चुके हैं क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी भाई, बिल्कुल ऐसे देखने वाली चीज़ है। ये रिवर्स वाला देख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी।
ये वाले में थोड़ा बच्चों कन्फ्यूजन होता है, हालांकि ये भी ईजी है। एक स्टूडेंट को मैंने बोला कि भाई तू एक काम कर, एक नंबर का हाफ कर, उसको पहले 6 से डिवाइड कर, दूसरे हाफ को 4 से डिवाइड कर, दोनों को जोड़ दे। और वो नालायक बच्चा क्या करता है, ये सब सुने बिना सीधे नंबर को 5 से डिवाइड कर देता है। तो जो आंसर सही आना चाहिए था और जो आंसर गलत आया, दोनों के बीच में 4 का गैप है, 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर। तो उसका जो गलत आंसर आया वो सही आंसर से 4 कम आया। तो भाई हमने क्या किया, ये 480 के 2 टुकड़े बांटे, 240। इस 480 240 पहले वाले पार्ट को मैंने क्या बोला था, 6 से डिवाइड कर दे तो 40 आता, दूसरे वाले पार्ट को 4 से डिवाइड कर दे तो 60 आता, दोनों को अगर तू जोड़ देता तो 100 आता। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा करने की बजाय तूने 480 को सीधे 5 से डिवाइड कर दिया तो फिर उत्तर कितना आ रहा है, तो फिर उत्तर आ रहा है 96। तो अब बताओ दोनों के बीच में गैप कितना है, सर 4 का। तो जो तुम्हारा गलत आंसर आया है वो 4 शॉर्ट आया है ना, 100 से 4 कम आया है, 480। ठीक है, तो ये इंग्लिश पूरी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये वाला कर लोगे आप। अगला टॉपिक आता है हमारे पास सर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विथ टू अननोन। साइमल्टेनियस बोल दिया मतलब एक साथ दो दो हैं, लीनियर इक्वेशन विथ टू अननोन मतलब दो दो वेरिएबल भी हैं। फॉर्मेट देखोगे आपको दोनों वेरिएबल दिखेंगे, बट सर इसको लीनियर क्यों बोला, क्वाड्रेटिक नहीं हुआ ये, पावर तो अभी भी दोनों में 1 1 है। तो a1x b1y c, पर यार दो दो इक्वेशन क्यों लिया आपने, अभी तक तो एक ही इक्वेशन लेते थे। क्योंकि ये इक्वेशन ही ऐसी है कि तभी सॉल्व होगी दो अननोन वाली, जब दो दो आपके पास इक्वेशंस होंगी, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। कोई भी सिंगल टू अननोन वाली इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए कम से कम आपको दो चाहिए। इनफैक्ट जब आपके पास 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन होगी तो 3 ऐसी इक्वेशन चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, समझे। चलिए, तो यहां पर a कोफिशिएंट ऑफ x है, b कोफिशिएंट ऑफ y और c कांस्टेंट है। अब इसको सॉल्व करने के सर 3 मेथड होती है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आपका सीए इंटरमीडिएट में कोई कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा मैथ्स का यूज होने वाला है ना, तो वो ये है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये ध्यान रखना। चलो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ी फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, हम लोग अभी मैराथन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंस नहीं बनता उसको करने का। हाउएवर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को मैं एक ही इक्वेशन से एक बार करवा देता हूँ। जैसे ये आपके पास है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो यार मैं चाहता हूँ कि 3x माइनस वाई को कुछ ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ कि मैं कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर पाऊँ। तो मैंने इसको 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 5 3 जा 15x माइनस 5y 25। फिर जब मैंने दोनों को ऐड किया तो ये देखो कैंसिल हो गया, और 15 और 2 को ऐड करते हो तो 17x हो गया, 24 और 9 को ऐड करते हो तो 34 हो जाता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ये हो गया आपका x इक्वल्स टू 2। समझे बात को। सिमिलरली अब एक बार आपको कोई वेरिएबल मिल गया ना, आप उसको कहीं भी डाल दो। जैसे मैंने 2x वाली इक्वेशन में डाल देता तो 2 इंटू 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 9। अब सॉल्व करोगे अगर आप तो 5y की वैल्यू 4 आएगी, सॉरी 5y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आंसर आपको मिल गया 2,1। तो एक्चुअल में क्या ये दो लाइंस होती है जिनको ग्राफ में आप प्लॉट करते हो ना, तो वो जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं वही पॉइंट उसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो वो पॉइंट आपका ये है 2,1, और वही इसका आंसर भी कहलाए सॉल्यूशन पॉइंट। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए क्या करते हो, किसी भी एक इक्वेशन को उठा के सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया। जैसे 3x माइनस वाई 5 है, तो मैंने y इक्वल्स टू 3x माइनस 5 कर दिया। अब इस y की वैल्यू को पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। इसमें जहां y था 2x प्लस 5, y की जगह 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 9। तो 2x प्लस 5 3 जा 15x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 9। तो 17x इज इक्वल्स टू 34, तो x इज इक्वल्स टू 2। देखो x2 आ गया, और फिर से x2 को डालोगे y1 मिल जाएगा। इसी एक एग्जांपल को हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से कर लिया। अब हम आते हैं सर 3 अननोन में। तो 3 अननोन में भी सर आपके पास एलिमिनेशन मेथड ही वर्क करती है, और उसमें भी फिर यही है, आपको पहले दो इक्वेशन उठाकर किसी एक को एलिमिनेट करना है, फिर दो उठाकर एक को एलिमिनेट करना है, फिर दो दो वाली इक्वेशन बचेगी उनको सॉल्व करके फिर एक वेरिएबल आएगा, फिर उसको किसी में डालोगे तो दूसरा आएगा, फिर दोनों को डालोगे तो तीसरा आएगा। तो बड़ी लेंथी प्रोसेस है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब ये क्वेश्चंस में आते हैं पेपर मतलब एमसीक्यूज में, तो ऑप्शंस में आपको वो वैल्यूज दी हुई होती हैं, आप उन ऑप्शंस की वैल्यूज को पुट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इसलिए ये पेपर में ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता इस वजह से, क्योंकि बहुत डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा जो एक्सरसाइज 2C हो गया, एक्सरसाइज 2D हो गया, इसमें हमको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे ऑप्शन से हो जाएगा। फिर आते हैं 2E में। 2E में फिर से वर्ड प्रॉब्लम आ गई। अब ये वर्ड प्रॉब्लम ऐसी हैं जो साइमल्टेनियस लीनियर पर बेस्ड हैं, पर मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता कौन सी वर्ड प्रॉब्लम किस इक्वेशन पर बेस्ड है, बिकॉज आई एम डूइंग माई ऑल वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग ऑप्शंस बाय डूइंग इट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड बाय अप्लाइंग द ऑप्शंस, एलिमिनेट करते करते कि भाई ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, नॉकआउट करके। तो मंथली इनकम ऑफ द 2% आपको 4:5 दिया हुआ है। अब आपसे आखिरी में यही पूछ रहा है कि फाइंड द मंथली इनकम। तो पहली ही कंडीशन 4:5 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ऑप्शन ए अकेला बचा। हालांकि चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो कि अगर दोनों 50-50 रुपए सेव कर रहे हैं तो दोनों का जो एक्सपेंडिचर है वो है 350 और 450, जिसका कि अगर आप रेशियो निकालते तो वो आएगा 7:9। समझ रहे हो आप? 7:9। अगला, फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 1/2 व्हेन बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 2। इट इज इक्वल्स टू 3/4 व्हेन बोथ इंक्रीज बाय 12। तो यार कुछ भी नहीं है ना, जो भी आपका सही ऑप्शन है उसमें आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से इंक्रीज करो तो वो 1/2 के बराबर आ जाएगा। अब जैसे मैं ले लेता हूँ, मान लो 3/8 ही, दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से इंक्रीज करता हूँ, 5/10 हो जाएगा ये, विच इज़ एक्चुअली 1/2। वही अगर मैं बोलूँ कि आप उसको 12 से इंक्रीज करो 3/8 को, तो 3 + 12 15 और 12 + 8 20। तो ये देखो 5 3 × 15, 5 4 × 20, ये 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, चलेगा। The age of a person is twice the sum of the ages of his two sons and 5 years ago his age was thrice the sum of their ages. Find the present ages. अब मजे की बात क्या है, यहाँ पर आपके दो बेटे हैं, तो करंट एज जो भी आप ले रहे हो जब आप उसे प्रीवियस में लेकर जाओगे तो आपको दोनों में माइनस करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर मान लूँ कि करंट एज है 50 ईयर्स फादर की, और करेंटली क्या बोल रहे हो कि अभी ट्वाइस है, मतलब बच्चों की एज आपकी 25 ईयर्स होगी। अगर ये फादर ये हैं तो सन्स, 2 सन्स, उनकी टोटल एज 25 है। अब बोल रहा है 5 साल पहले पापा जी तो 45 हुए, लेकिन बच्चे लोग जो हैं वो 25 -5 मतलब 15 कहलाए, क्योंकि दो बच्चे हैं तो दोनों की 5-5 से एज कम हुई होगी ना, 15। तो फिर 3 टाइम्स का रिलेशनशिप आना चाहिए, आ रहा है 3 टाइम्स का, थ्राइस, तो 50 इज द सही आंसर। ये तो समय बचाने के लिए मैंने सीधे 50 उठाया है, बट अप्रोच आपको समझ में आ गई। बट ऑप्शन से करते हैं तो ये मेहनत तो करनी पड़ती है कि गलत आता है फिर दूसरा करना पड़ता है, लाइक दिस। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ये भी बहुत ईजी है, ये फिर भी ठीक है। सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज 12। तो आपके जो तीनों डिजिट है उनको अगर आप जोड़ोगे तो 12 आना चाहिए, जो कि चारों ऑप्शन में आ रहा है। अगर आप डिजिट को रिवर्स कर देते हो तो नंबर इंक्रीज हो जाता है। इसको अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ 723, तो नंबर कितने से इंक्रीज हो रहा है? नंबर इंक्रीज हो रहा है मेरा 396 से, पर उसने तो बोला 495 से होना चाहिए, तो गलत हो गया ये। इसको रिवर्स करके देखो, 732 माइनस 237, 495, ये ठीक है भाई, ये 495 से हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब 237 सही आंसर है आपका। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स आर सच दैट कि ग्रेटर और स्मॉलर में, तो आप बोल रहा है कि ग्रेटर नंबर एक्सीड्स द ट्वाइस द स्मॉलर वन बाय 18, 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर आर टुगेदर 21। अब मजे की बात क्या है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सेम है। क्यों? क्योंकि अगर वो फर्स्ट और सेकंड नंबर बोला होता तो यहाँ 36 फर्स्ट होता, 45 फर्स्ट होता, लेकिन उसने तो लेसर, स्मॉलर और ग्रेटर बोल दिया, तो दोनों में ही 45 ग्रेटर हैं और दोनों में ही 36 स्मॉलर है, और दोनों मैच भी कर रहे हैं। बट इसको आप एज अ लोड मत लो, क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं होगा कि एक जैसे ऑप्शन आ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, डिमांड सप्लाई इक्वेशन दी है, आपसे बोल रहा है ऐसी प्राइस बताइए, तो पी और क्यू की ऐसी वैल्यू बताइए जिसमें दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं। तो या तो एलिमिनेशन से कर दो इक्वेशन को सॉल्व, या फिर ऑप्शन डाल के कर दो, या तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हो इक्वेशन को बनाकर। तो ये आपका एक्सरसाइज डी जैसा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं इसके मेन पार्ट पर से, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक। वर्ड प्रॉब्लम दोनों की आपने कर ली। क्वाड्रेटिक में जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आपका जो इक्वेशन का हाईएस्ट पावर है वो 2 तक जाता है, डिग्री 2, तो वो हो गया क्वाड्रेटिक। अब जब आप इसको सॉल्व भी करते हो तो आपको दो दो आंसर मिलते हैं, तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो भी दो हैं, जिन्हें हम जनरली अल्फा बीटा से दिखाते हैं। बाकी क्वेश्चन में अगर पी क्यू लिखा हो तो पी क्यू भी हो सकता है, और कुछ और लिखा हो तो कुछ भी हो सकता है, ये तो जनरल बात बोल रहे हैं। फॉर्मेट की बात करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पर एक्स स्क्वायर ए का कोफिशिएंट हो गया, एक्स का कोफिशिएंट बी हो गया, और सी आपका कांस्टेंट हो गया। अब इसको सॉल्व करने की बात अगर मैं करूँ तो दो मेथड्स हैं सर। पहला मेथड है आपका ट्रायल एंड एरर,
और दूसरा है फॉर्मूला। हमको दोनों बनना चाहिए। अगर क्वेश्चन ट्रायल एंड एरर से हो रहा है तो समय बचा रहा है, और अगर ट्रायल एंड एरर से नहीं हो पाता तो फॉर्मूले से तो हो ही जाता है। तो दोनों तरीके में हमें दोनों पता होना चाहिए। सबसे पहले ट्रायल एंड एरर की बात अगर मैं करूं तो ये जैसे आपके पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो चलिए मैं आपसे ए बी सी की वैल्यू पूछ लूँ सबसे पहले। तो ए बी सी, ए मतलब इसका कोफिशिएंट दैट इज़ 1, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट दैट इज़ -5 और सी मतलब कांस्टेंट 6। ट्रायल एंड एरर मेथड ये बोलता है कि आपकी जो बी की वैल्यू है सेंटर वाली जो बी की वैल्यू है बी दैट इज -5, उसको आपको इस तरीके से दो पार्ट्स में लिखना है प्लस और माइनस वाले फॉर्म में कि उन दो पार्ट्स का प्रोडक्ट तुम्हारे ए सी के बराबर आ जाए। ए सी है 6 1 जा 6, तो अगर मैं यहाँ पर -1 और -4 लेता हूँ तो 4 1 जा 4 हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1 -6 लेता हूँ तो ये भी -6 हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ -2 और -3 लेता हूँ कि -5 इज इक्वल्स टू -2 प्लस -3 और उनको प्रोडक्ट भी करता हूँ तो 6 के बराबर पॉजिटिव हो रहे हैं। इसका मतलब मैं अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकता हूँ, -5x को -2x -3x प्लस 6 इक्वल 0 ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर मैं x कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x -2, -3 कॉमन लूंगा तो अंदर फिर से हो जाएगा x -2, फिर ये हो जाएगा x -3 इंटू x -2। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 3 और एक 2, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, x की दोनों पॉजिटिव वैल्यूज, एक x इक्वल्स टू 3 और एक x इक्वल्स टू 2। ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका सर ट्रायल एंड एरर मेथड। पर जरूरी नहीं है ना कि आपको ऐसा कोई जोड़ी मिल जाए। अगर ये जोड़ी मिल जाती है तो ट्रायल एंड एरर सक्सेसफुल, पर हर क्वेश्चन में ऐसी जोड़ी नहीं मिलेगी। अब आते हैं सर हम लोग फॉर्मूला मेथड में। तो फॉर्मूला हमारे पास है सर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac होल अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है आपका। ए बी सी तो आप जानते ही हो, तो यहाँ पर अगर आपने -5 रखा प्लस -b स्क्वायर मतलब 25 -4 इंटू 1 इंटू 6 मतलब 24, स्क्वायर रूट कर दिया, पूरे को डिवाइड कर दिया 2 1 जा 2 से, ये हो गया माइनस प्लस -1, 1 का रूट 1 अपॉन 2, तो ये हो गया -5 -1 दैट इज -6 अपॉन 2 -3 और -5 प्लस 1 दैट इज -4 अपॉन 2 -2। दोनों -2 क्यों आ रहा है भाई? -5 -1 -6 अपॉन 2 -3, दोनों तो पॉजिटिव आने चाहिए ना, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अच्छा, अरे यहाँ 5 आना चाहिए, सॉरी, क्योंकि माइनस ऑलरेडी नेगेटिव है ना बी, तो माइनस माइनस बी मतलब माइनस माइनस 5 प्लस 5 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 दैट इज 6 अपॉन 2 या फिर 5 माइनस 1 दैट इज 4 अपॉन 2। तो आप समझे दो आंसर कैसे आ रहे हैं इस फॉर्मूले से। जब आप थोड़ा आगे पहुंच जाओ ना तो उसको दो पार्ट में बांट दो कि एक बार प्लस यूज करके क्या आंसर आ रहा है, एक बार माइनस यूज करके क्या आंसर आ रहा है। तो 6 अपॉन 2 4 अपॉन 2 3 और 2, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजा आ गया भाई। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। अब ध्यान रखिए फॉर्मूला तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपका राइट हैंड साइड में इक्वेशन में 0 होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, उसके बाद एबीसी निकालो, जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। फिर दो तीन चीजें और यहाँ पर समझनी है हमको। सबसे पहले जैसे अगर आपका ये इक्वेशन है तो आपको अगर सीधे सम ऑफ रूट्स निकालना है रादर देन कैलकुलेटिंग द आंसर्स एंड देन एडिंग देम, डायरेक्टली निकालना है तो -b अपॉन ए। अब जैसे हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, अगर मैं सीधे सम ऑफ रूट निकालने जाता -b अपॉन ए तो जाता -5 अपॉन ए दैट इज +5। अब चाहो तो चेक कर लो आप, आपके जो दो आंसर्स आए हैं उनका सम कितना है, सम ऑफ रूट्स 3 और 2। अरे वाह सर, ये तो 3 + 2 5 ही हो रहा है। इनका प्रोडक्ट भी चेक करके रख लेते हैं, 3 2 जा 6 और फिर वहाँ के शॉर्टकट फॉर्मूले से देखते हैं कि 6 आ रहा है कि नहीं। तो ये इक्वेशन आपके सामने, सीधे c अपॉन ए कर दो, 6 अपॉन 1 6 आ गया। मतलब बिना इक्वेशन को सॉल्व किए, बिना उसके दो आंसर निकाले, सीधे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल सकता है। और ये तो एक बात हो गई, लेकिन इसका उपयोग भी कई जगह है। अब बात करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको दो रूट दे दी जाए या फिर आपको सम ऑफ रूट दे दिया जाए और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया जाए और आपसे बोले कि चलो भाई इक्वेशन को बनाओ, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, जो भी वैल्यू आ रही है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करके प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इक्वल टू कर सकते हो 0। इससे आपका उत्तर आ जाएगा। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट,
कि हमारा ये वाला फॉर्मूला हमेशा रियल आंसर दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप इस फॉर्मूले में क्या करते हो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट करते हो। तो ये जो टर्म है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट निकलेगा बढ़िया तरीके से, पर नेगेटिव है तो स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव का होता नहीं। तो जब कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 ना, तो जो हमारी रूट्स आती है हम इमेजिनरी बोल देते हैं, क्योंकि निकल ही नहीं सकती। और जब कभी मोर देन 0 होता है तो हम बोलते हैं रियल होंगी, रियल। बट ये इक्वल अनइक्वल वाली बात क्या है, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तो उसका रूट भी 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो गया। और अगर ये पूरा पोर्शन 0 हो गया तो फिर तो आपका एक ही आंसर बचा ना, माइनस बी अपॉन 2 है। फिर दो दो रूट कहाँ से आएंगी, मतलब दोनों ही रूट सेम है, पहली रूट भी वही है, दूसरी रूट भी वही है, सिंपल। तो उसका मतलब हो जाता है कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, इसका मतलब रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल है आपकी रूट्स, ठीक है। फिर अगर हम बोल दें पॉजिटिव के अंदर हम और बातें करते हैं, पॉजिटिव के अंदर, कि पॉजिटिव के अंदर भी आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac उसकी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब 16 हो, 25 हो, 36 हो, 49 हो, और जिनका रूट निकालने से इंटीजर मिलता हो, तो आपका फाइनल आंसर भी रैशनल फॉर्म में रहेगा, रैशनल। लेकिन अगर आपका ये जो नंबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर ना होकर वो मान लो 10 है, 15 है, जिनके प्रॉपर रूट नहीं निकलते इंटीजर फॉर्म में, तो आंसर आपका इररेशनल आएगा। रियल तो है, पर रियल के अंदर कौन सी कैटेगरी, इररेशनल वाली कैटेगरी। अब एक वर्ड होता है कॉन्जुगेट पेयर। देखो यार, जब कभी तुम्हारी ऐसी इक्वेशन है जिसमें रूट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा अगर एक आंसर ऐसे आ रहा है ना, तो जरूर यहाँ पर प्लस माइनस लगा होगा, तो दूसरा आंसर तुम्हारा ऐसे आएगा। तो ये श्योर बात है कि इफ वन ऑफ द आंसर लाइक वन ऑफ द रूट इज 2 प्लस रूट 3, तो स्वाभाविक है कि दूसरी रूट 2 माइनस रूट 3, ऐसे करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बोथ रूट्स पता चल जाएंगी। समझे भाई लोग। चलो, अब जैसे एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, इसमें से नेचर बताना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है नेचर बताना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, सबका नेचर पता चल जाएगा। इसमें बी स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4 16 64 0, तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल, क्योंकि रूट वाला पार्ट 0 ही हो गया। सेकेंड, बी स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48, 64 में से 48 माइनस किया 16, 16 तो एक तो 0 से बड़ा है, ऊपर से परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसको रूट करोगे तो इंटीजर आएगा, तो ये रियल भी है। अनइक्वल रूट्स आएंगी, दो रूट्स आएंगी, और साथ में इररेशनल आएंगी, इररेशनल, सॉरी रैशनल, रैशनल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल आएंगी। अगली बात थर्ड, थर्ड हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, इसमें बी स्क्वायर करोगे तो 16 माइनस 4 5 22 जा 40, ये 16 माइनस 40 तो माइनस 24 आ गया, और उसका तो निकलता नहीं है, तो रियल भी नहीं होगा, ये तो इमेजिनरी हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, तो बी स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 प्लस 24, कि नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, 64 प्लस 24 दैट इज 88। अभी 88 का रूट निकालोगे तो ठीक है, रियल नंबर तो है ये, क्योंकि मोर देन 0 है, और अनइक्वल भी आंसर आएगा, लेकिन 88 का परफेक्ट रूट मतलब इंटीजर फॉर्म में नहीं निकलेगा, तो आंसर विल बी इररेशनल, ठीक है। फिर आपको देखो ये इक्वेशन दी हुई है, तो अब इनके एग्जांपल्स नहीं करते इन द इंटरेस्ट ऑफ द टाइम, इसको सीधे हम लोग सर एक्सरसाइज कर लेंगे, तो वहां पर मैं वो वाली चीज़ समझा दूंगा जो मैं समझाना चाहता था। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज गिवन आर इक्वल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द m, आपको खुद बता रहा है कि रूट्स इक्वल है, और आपको ये पता है कि रूट्स इक्वल तब होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता हो। तो 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस m क्यूब इज 0, तो 64 प्लस 8m क्यूब इज इक्वल्स टू 0, तो 8m क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 64 एंड m क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 8, तो m की वैल्यू हो जाएगी -2। समझे भाई, m इज -2, वेरी नाइस, m इज -2। अगला, ये 2 की पावर 2x प्लस 3, 3 का स्क्वायर 2 का पावर x प्लस 1, एक शॉर्टकट तरीका तो नहीं बोलूंगा, एक दूसरा तरीका भी इसको करने का, लेकिन ऑप्शन से कर लो ना सीधे, क्या टेंशन है, ये तो ऑप्शन से हो जाएगा, मैं नहीं करवा रहा इसको।
ऑप्शंस x की जगह इन वैल्यूज को डालकर देख लो और चेक कर लो कि क्या लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह इन ऑप्शंस को डालकर आंसर 0 आता है या नहीं। अब ये है स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं पूरे को, फिर हमें रियलाइज होता है कि ये भी तो x ही कहला गया ना। तो इसको जब हम शॉर्ट बनाते हैं तो ये हो जाता है 4 + 1 अपॉन x इक्वल्स टू x। तो ये हो जाएगा x 4x + 1 इक्वल्स टू x। तो 4x + 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो अल्टीमेट ये इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आंसर्स देखकर ही समझ में आ रहा है कि ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व नहीं होने वाली है, तभी आंसर अजीब से हैं रूट वाले। तो हम भी सीधे ही फॉर्मूले में चलते हैं। -b मतलब माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac मतलब +4 रूट अपॉन 2a मतलब 2 × 2। तो ये हो जाएगा 4 + -√20 अपॉन 2। अब तुम बोलोगे ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, शॉर्ट हो सकता है। रही बात √20 की, सबसे पहले देखो √20 मतलब 4 × 5 का स्क्वायर रूट। तो 4 का रूट होता है 2, अंदर बच गया √5। तो आप 20 को कर सकते हो 2√5 और ये 4 हो जाएगा 4 ± 2 और 2 बाहर ले लोगे तो अंदर बच जाएगा 2 + √5 ± अपॉन 2। 2 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2 ± √5। ये लो ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, नहीं हो जाता है। अल्फा बीटा आपको पता है कि इस वाली इक्वेशन की रूट है अल्फा बीटा। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। एक तरीका तो यह है कि पूरा सॉल्व कर दूं, दो रूट मिलेंगे, एक को अल्फा मान लूँ एक को बीटा मान लूँ, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूं। और दूसरा तरीका ये रहा कि क्यों ना सीधे अल्फा बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -4/2 -4/2 दैट इज +2 और अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a दैट इज -3/2। और आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर -2 इंटू -3/2 विच इज 4, 2 2 कैंसिल, +3 आंसर इज 7। ठीक है, तो ये हमने कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, a + b होल स्क्वायर वाला, उसको घुमा के यूज कर लिया। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ड्रॉप करने लायक है, ओवर लेंदी क्वेश्चन है भाई, डिस्कस करने का भी मतलब नहीं इसको। फिर यह है आपका कि इसमें फिर बता रहा है कि इस वाले इक्वेशन में आपके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, इक्वल रूट्स। इक्वेशन में रूट्स जो हैं वो आपके इक्वल हैं, मतलब वही b² - 4ac = 0। तो b² मतलब p + 4, भले वो नेगेटिव है उसका भी स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही होना है। -4 × 1 × c को क्या मानूं, पूरा 2p + 5 ही c कहलाएगा ना, पूरा कांस्टेंट कहलाएगा, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a + b होल स्क्वायर, तो p² + 16 + 2 4 जा 8p -4 2 जा 4 8p एंड 4 5 जा 20 -20। 8p 8p कैंसिल, p² 16 - 20 मतलब -4 = 0। तो p² की वैल्यू 4 और p की वैल्यू हो जाएगी +-2। अगली बात, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 2p - 1 × x + p² आर रियल इफ, रियल बोल रहा है, रियल। तो रियल तब होता है जब b² - 4ac की वैल्यू 0 या उससे बड़ी हो। 0 या उससे बड़ी बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसने रियल और अनइक्वल नहीं बोला। अगर रियल और अनइक्वल बोल देता तो मैं फिर इक्वल का साइन नहीं लगाता, सिर्फ मोर का साइन लगाता। अब b² मतलब 2p - 1 का होल स्क्वायर, -4 × a का मतलब 1 और c का मतलब अगेन p²। तो 2p मतलब 4p² देन 1 a² + b² -2 2 जा 4p -4p² more than equals to 0। 4p² कैंसिल, 1 इज मोर देन इक्वल्स टू 4p। तो ये हो जाएगा 1/4 की तरफ मोर देन का साइन और p की तरफ लेस देन का साइन। तो p की तरफ लेस देन का साइन और 1/4 की तरफ मोर देन का साइन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, x = m इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर आपको पता ही है कि इस इक्वेशन का वन ऑफ द आंसर इज m, तो अगर आप इस इक्वेशन में यहाँ m रख दोगे ना तो सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। 2m² + 5m - m = 0। अब बोल रहा है व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। तो भाई 2m² + 4m 0, 2m कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा m + 2 = 0। तो दो रूट आपके ऑलरेडी बन गए। तो अगर 2m 0 तो m भी 0, अगर m + 2 0 तो m की वैल्यू
-2। तो एक आंसर आएगा 0 और एक आंसर आ जाएगा -2। दीज आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। P and Q are the roots of this equation. Then find the value of P cube plus Q cube। अब क्योंकि easy equation है तो पूरा algebraic shortcut भी लगा सकते हो, लेकिन सीधे भी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये आपका उसी से सॉल्व हो रहा है x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो आपकी दोनों रूट हैं -1 एंड -1। तो P क्यूब प्लस Q क्यूब क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब। -1 का क्यूब होता है -1 और फिर ये वाले -1 का क्यूब भी -1, आंसर आ जाएगा -2, ऑप्शन बी। अब क्या P क्यूब प्लस Q क्यूब को अगर हम वो वाले फॉर्मूले से करें P प्लस क्यू होल क्यूब -3PQ P प्लस क्यू, तो भी -2 आएगा, लेकिन वो लंबा पड़ जाएगा। वो तो इक्वेशन ईजी थी इसलिए ऐसा, इक्वेशन अजीब होती तो फिर हमें अलजेब्रिक फॉर्मूले लगाने पड़ते। इस तरीके के सवाल आए भाई जहां पर आपको सारे के सारे कोफिशिएंट्स भी रैशनल हो, है ना, तो फिर ऐसे केस में आप रियल एंड रैशनल ही लगा देना। हालांकि इसका पूरा डेरिवेशन है, डज नॉट मेक अ सेंस टू डू इट नाउ। ये वाला थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है सर, इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये ट्रायल एंड एरर से हो जाता है, एक बार सोच के देखते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू भी -1, ए सी की वैल्यू भी -1, और अब इस -1 बी वाले को ऐसे बांटना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन 1 ही रहे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन -1 ही आए। तो अगर मैं -1 और 1 कर दूं तो चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो सर ये देख के समझ में आ रहा है कि ट्रायल एंड एरर से सॉल्व नहीं हो रहा है, ट्रायल एंड एरर से ये मेरा क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है सर, नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। और आंसर्स देख के भी रूट 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 दिख रहे हैं, तो उससे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये इर्रेशनल टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं इसको फिर से इक्वेशन लिखता हूँ फॉर्मेट में। फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1, और लगाते हैं फॉर्मूला। तो -b प्लस बी स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस ऑफ -1 प्लस बी स्क्वायर इज 1 -4ac, तो ये हो जाएगा +4 रूट अपॉन 2 इंटू 1 2। तो अल्टीमेट आपका ये हो जाएगा सर 1 प्लस √5 अपॉन 2। अब देखो मेरे को अल्फा स्क्वायर भी चाहिए, बीटा स्क्वायर भी चाहिए और अल्फा बीटा भी चाहिए। तो पहले अल्फा मान लेता हूँ 1 प्लस √5 अपॉन 2, और बीटा मान लेता हूँ 1 माइनस √5 अपॉन 2। अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या कहला जाएगी, 1 प्लस √5 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1, √5 स्क्वायर 5 प्लस 2 √5 2ab अपॉन 4। तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 2 √5 अपॉन 4। इसको कि और शॉर्ट किया जा सकता है 2 कॉमन लेकर, तो 3 प्लस √5 अपॉन 2, और बीटा का स्क्वायर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन अगेन 4। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 √5 अपॉन 4, कॉमन लिया 2 तो अंदर बच गया 3 माइनस √5 अपॉन 2। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को सॉल्व कर दूँ। तो लो भाई नोटबुक ओपन कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ तो जगह खत्म हो गई। तो नोटबुक में यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा सर, ये मेरे को मिला है अल्फा स्क्वायर, ये मिला है बीटा स्क्वायर, और ये मिला है अल्फा, और ये मिला है बीटा। तो अब हमें अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा करना है। तो 3 प्लस √5 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय बीटा विच इज 1 माइनस √5 अपॉन 2, 1 माइनस √5 अपॉन 2। इस पूरे को आपने माइनस करना है बीटा स्क्वायर विच इज 3 माइनस √5 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय अल्फा दैट इज 1 प्लस √5 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस √5 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 1 माइनस √5 होल माइनस 3 माइनस √5 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस √5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या भाई, एलसीएम ले सकते हो आप यहाँ पर। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 माइनस 2 √5 और 2 प्लस 2 √5। तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 4 ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और 2 √5 का स्क्वायर मतलब 4 5 20, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊपर में
ऊपर में कैसे करोगे? तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है ये चीज़, है ना? कर तो सकते हैं बट कॉम्प्लिकेट तो हो रहा है, नो प्रॉब्लम। तो 2 2 जा 4 इंटू 1 प्लस रूट 5 इंटू 3 प्लस रूट 5 ऐसे बन रहा है ये। और यहाँ माइनस की तरफ हो रहा है सर आपका 3 माइनस रूट 5 इंटू 2 इंटू 2 1 माइनस रूट 5, मतलब हाँ, तो ये भी 2 2 जा 4 हो गया। 3 प्लस रूट 5 1 माइनस रूट 5 और फिर ये भी हो गया 4 और नीचे आ गया 16। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं तो 4 कॉमन आ गया ओवरऑल हमारा, नीचे -16 आ गया। अब ऊपर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 1 3 जा 3, फिर 1 इंटू रूट 5 मतलब रूट 5 प्लस 3 रूट 5 प्लस 5 माइनस माइनस 3 1 जा 3, अगेन -3 रूट 5, फिर माइनस रूट 5 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 8 और 3 रूट 5 प्लस रूट 5 4 रूट 5 माइनस 3 प्लस 5 अंदर भी 8 है -8 और ये हो जाएगा माइनस रूट 5 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस रूट 5 होल डिवाइडेड बाय -16 और बाहर है आपका 4। 8 8 हो गए कैंसिल, 4 4 मिलकर हो गए 8 रूट 5 और 16 और 4 को डिवाइड कर दिया तो नीचे बच गया -4। ओ माय गॉड, -2 रूट 5। तो इसको किसी भी तरीके से करो ना, ये लंबा ही आता है ये वाला क्वेश्चन। इसका एक और तरीका है, वो एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज लगाकर अल्फा माइनस बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर सॉल्व करके, बट किसी से भी करो यही तरीका है इसका, ऐसे लंबा ही आता है भाई। चलो, अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है सर। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी दोनों इक्वेशन सेम है, सिर्फ एक इक्वेशन पी के फॉर्म में है और एक इक्वेशन क्यू के फॉर्म में है, नाम बदल दिए बस, है तो दोनों सेम। अब आपको ऐसी इक्वेशंस बनानी है जिनकी रूट्स ये दोनों हो, तो आपको ऐसी इक्वेशंस बनानी है जिनकी ये दोनों रूट्स हो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इनको सॉल्व करता हूँ। पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3 इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू +3। इसको अगर हम फॉर्मूले से सॉल्व करने जाएं तो -5 मतलब 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 -4ac मतलब 4 3 जा 12 रूट अपॉन 2a मतलब 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। अब ये जो दो आंसर्स आ रहे हैं, ये पी के भी दो आंसर्स हैं, क्यू के भी दो आंसर्स हैं, तो किसको क्या मानूं ये तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तो इन्होंने बोल दिया था पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, तो एक काम करो, एक को पी मान लो, एक को पी मान लो और एक को क्यू मान लो। एक को पी मान लिया, एक को क्यू मान लिया, ठीक है। अब आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स ये दोनों रूट्स हों, तो जिसमें p अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी हो रहा हो। एक काम करता हूँ ना, अलग से पहले सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ। जो नई इक्वेशन मुझे बनानी उसके सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, नई इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स होंगे p अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी। सॉल्व किया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे उसके, तो उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे उस नई इक्वेशन के p अपॉन क्यू और q अपॉन p का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सॉर्टेड है, सिर्फ अगर आपने ये चीज़ निकाल दी ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बीच में क्या रखना है, एक्स स्क्वायर के बाद जो माइनस होता है ना वो पार्ट क्या रखना है, ये आपको पता चल जाएगा अगर आपने ये चीज़ निकाल दी तो। चलिए जी, नो प्रॉब्लम। सो अब देखना व्हाट आई हैव टू डू, ये चीज़ मुझे निकालनी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। अगर मैं इसमें निकालने में कामयाब रहा तो बस मेरा काम हो गया। अब पहले पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना उनको, ओ भाई साहब, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना, बड़ी टेढ़ी खीर है। तो इसमें भी एक एक स्टेप कर देते हैं, पहले हम पी क्यू निकाल देते हैं। तो पी क्यू हो जाएगा 5 प्लस रूट 13 अपॉन 2 इंटू 5 माइनस रूट 13 अपॉन 2, मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर मतलब 25
माइनस बी स्क्वायर 13 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका क्या भाई 25 माइनस 13 विच इज़ 12 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 3, ये पी क्यू 3 आ गया। रही बात पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की, तो दोनों का स्क्वायर, तो पहले पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 है ना, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, तो 10√13 होल डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व कर दो भाई, एलसीएम ले लेंगे, 25 13 रहेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 25 प्लस 13 दैट इज 38 2 जा 76 अपॉन 4, ये आ रहा है मेरा 19। ओ माय गॉड, तो कुल मिला के ये आंसर आ गया 19 अपॉन 3। तो आपकी इक्वेशन जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी, रिजल्टेंट इक्वेशन वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 19 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको भी एलसीएम ले लोगे, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस 1 नहीं प्लस 3 होगा भाई, एलसीएम लोगे तो प्लस 3, इसलिए हमारा आंसर जो थोड़ा अलग दिख रहा था। तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 विच इज ऑप्शन सी। ओ माय गॉड। अब रही बात वर्ड प्रॉब्लम की, ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम करवा दिया हूँ, तो वर्ड प्रॉब्लम आप कर लेंगे अब ये वाले, मुझे उम्मीद है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक जैसे ही, मतलब ऐसा नहीं कि अभी क्वाड्रेटिक आ गया तो वर्ड प्रॉब्लम टफ हो गई, है ना, ऑल द थिंग्स आर सेम एक्चुअली। क्यूबिक इक्वेशन में एक ही तरीका है, ट्रायल एंड एरर मेथड, और वो भी सर अब जैसे ऑप्शन से आप कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ऑप्शन वाली मेथड फेल हो जाती है। जैसे यहाँ तो ऑप्शन से कर दोगे क्योंकि यूनिक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन से कर भी दोगे तो सही आंसर कौन सा टिक करूँ यही समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, इसमें भी हमको थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर जैसा फॉर्मेट लगाना पड़ता है। देखो कैसे, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बच गया एक्स प्लस 1, फिर यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लिया, सॉरी माइनस 1 कॉमन लिया, तो ये बच गया एक्स प्लस 1, तो एक रूट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक दूसरा फैक्टर हो गया एक्स प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर 0 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है, सॉरी इसको भी मैं दो पार्ट में बांट सकता हूँ ना, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो अब आपका एक आंसर आ रहा है -1, एक आ रहा है +1 और एक आ रहा है -1, तो दो -1 और एक +1, दो -1 और एक +1 ऑप्शन है। तो इसके साथ सर हम लोगों ने इक्वेशंस भी खत्म कर दिया है। जल्दी बताइए भाई, हाउ इज द जोश, कैसी रही? तो भाई इंडेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटी और आपका भाई इक्वेशंस, ये तीनों पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। और हम हमारे एजेंडा जो हमने डिसाइड किया था सर डे 1 में, उसमें से 30 मार्क्स का कवरेज कर चुके हैं सर। बहुत खुशी की बात है, ये 30 मार्क्स तक कवर हो गया है। ठीक है, तो कल हम लोग मिलने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन के लिए, रात को 9:15 बजे। तैयार रहिएगा, कल का सबसे हाईएस्ट वेटेज दिन है, 17 नंबर एक दिन में कवर करना है। कल अगर 2 के 2.5 घंटे 3 घंटे भी होंगे तो करेंगे, लेकिन 17 नंबर का किए बिना छोड़ेंगे नहीं। क्या आप तैयार हैं? यस। चलो, वेरी गुड नाइट माय डियर चैंपियंस, मिलेंगे आप लोगों से कल वापस से। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, बाय।